आज के हमारे पॉडकास्ट का जो मेन थीम है वो है हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा क्रैश आया जिसको आज के समय पे भी ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। तो रिंग होती थी और वहां पर जो व्यक्ति जाता था उसको कहते थे जॉबर। आज के दिन पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स कहते हैं ना, वो उस समय पे जॉबर होते थे। हिस्ट्री इज नेवर काइंड टू दोज हु ट्राई टू प्ले गॉड। जिनको भगवान बनने की आदत हो जाती है, इतिहास ने हमेशा उनको पटका है। ठीक है हर्षद भाई जब रिंग में घुसते हैं, जो सीरीज में भी दिखाया, मनु मानिक का, मनु मुंद्रा का पूरा देखा यार, रुतबा है इस बंदे। लेकिन इनको हमेशा करते थे ये गिरा गिरा के पैसे कमा रहे हैं, हमको बस उठा के ले जाना है, बिकॉज ही वाज द बिग गोल। हर्षद मेहता की लाइफ में नंबर 4 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। जैसे मैंने भी स्टडी किया है, उनकी ग्रो मोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको ऐड करने पे 4 आता था। उनकी जितनी भी रेट पड़ी है इनकम टैक्स को, ये तो 4, 13 या 22 को ही पड़ी है। उनकी डेथ जो आपने बोली 31, दैट इज ऑल्सो 3+1 फॉर हर स्कीम, हर स्कैम में द मोमेंट आप सोचते हो कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं भगवान हूं, आपका पतन वहीं से शुरू हुआ। सहारा के केस में भी हुआ, किंगफिशर के केस में भी यही हुआ, नीरव मोदी के केस में भी क्या हो गया था, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो ये समझने लगा कि मैं डायमंड किंग हूँ। एक रिपोर्ट आई थी एच नाम से, और हमारे देश के बर्गर करके कुछ चल रहा था। हाँ जी, उसकी वजह से एक शेयर, एक क्या पूरी कम्युनिटी ऑफ शेयर्स बहुत बढ़ रहे थे। रेस हमेशा टॉप की होती है, इंसान हो या फिर बाजार हो, अंत में जाना ऊपर ही है। आज के हमारे गेस्ट जो हैं, ये एक टीचर हैं, एक ट्रेडर हैं, एक इन्वेस्टर हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल पर एक और पॉडकास्ट देखा था शेयर मार्केट के ऊपर, जिसमें हमने ट्रेडिंग के बारे में बात करी थी, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी। आज के हमारे पॉडकास्ट का जो मेन थीम है वो है हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट, जहां पर इनसे बेस्ट गेस्ट मुझे तो कोई नहीं मिला, और आपको भी ये पॉडकास्ट देख के यही लगेगा कि इस टॉपिक पे इनसे बेटर कोई और नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका अरुण पंडित शो पर। आज का हमारा जैसा थीम है कि हमें शेयर मार्केट की पूरी A to Z हिस्ट्री जाननी है। अब वो इंडिया की भी हो या फॉरेन की भी हो, तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? देखिए, इसको ना हम पॉडकास्ट पे हिस्ट्री के आगे एक वर्ड लगाते थे, डार्क हिस्ट्री। ओके। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में देखेंगे 2020 के बाद काफ़ी बूम आया है। हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है, वो अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। यूट्यूब पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा थंबनेल आपको मिलेंगे किस प्रकार से 5,000 से 500 करोड़ बना सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी लगाओ तो आप अंधा पैसा बना सकते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा जो शेयर मार्केट है ना, एक होता है जो आप किताबों में देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो हम पूरी इसको एक कहानी के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे, जो रियल कहानी है, और इसकी पूरी शुरुआत से करते हैं। अगर आप मेरे को अलाउ करते हैं तो एकदम शुरू से हम शुरुआत। बिल्कुल। तो ये 1900s का एरा है, ठीक है, जहां से हमारा मेन जो हाईलाइट हुआ था शेयर मार्केट, उसके बारे में बात करें तो क्या होता है कि देखिए, हर चीज़ जो भारत में आई है ना, उसका कहीं ना कहीं वेस्ट का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। सेम गोज विथ शेयर मार्केट। शुरुआत शिकागो स्टॉक एक्सचेंज से हुई, लेकिन यूएस का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, तो उन्होंने पहले देखा कि भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इंडस्ट्री ग्रो हो रही हैं, तो उन्होंने सोचा यार अगर हमारे देश को उन्नति करनी है तो हम सारे लोगों के हाथों में पैसा थमा देते हैं। इसको कहते हैं मनी फ्लो बढ़ा देते हैं। बेसिकली क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास मनी छापने की मशीन होती है, जैसे हमारे इधर सेंट्रल बैंक हो गई, वैसे वहाँ पर भी होती है। उन्होंने बोला दे धनाधन नोट छापो। लॉजिक ये था कि जितना ज़्यादा हम पैसा सप्लाई कर देंगे उतना लोगों के जेब में रहेगा, उतना वो खर्चा करेंगे, और उतना ही हम टैक्स निकालेंगे, जिससे गवर्नमेंट आगे चलेगा। सोचा तो उनने, सोच उनकी सही थी, लेकिन ये बैकफायर किया। तो 1920 से लेकर 27-28 तक पैसा इतना सस्ता था, मतलब आसानी से पैसा, इसको सरलता से अगर आप समझो कि अगर लोन को 15% में देना चाहिए किसी को, वो 2% में मिल रहा है। ओके। अब अरुण जी आप बताइए, अगर 2% में लोन मिल रहा होगा तो आप तो खुलेआम सब खरीदोगे यार, ये भी खरीद लो, टीवी खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, क्योंकि सस्ता है। तो हर कोई, सबकी उतनी शायद औकात नहीं थी, वो उससे ज्यादा वो लोग परचेजिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था अनलिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई। अब ये चीज़ ज़्यादा दिन तो टिकने नहीं वाली है, क्योंकि आप कभी लोन भी लेते हो, कभी ना कभी तो सूझना पड़ेगा। और ये ना एक बबल बनते जा रहा था, बनते जा रहा था, बनते जा रहा था। हर कोई खुश था कि यार गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिल रहा है, लोन वाली कंपनी से लोन ज़्यादा लिया जा रहा है, नया नया कंसेप्ट बैंकिंग का आया हुआ था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इसी का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन शेयर बाजार पे चल रहा था यूएस में। यूएस मार्केट दे धनाधन दे धनाधन दे देना चल रहा है। 1929 पे अचानक से ये बबल फटा, और स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा क्रैश आया जिसको आज के समय पे भी ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं।
ये इतना बड़ा क्यों आया? क्योंकि इसको ग्रेट डिप्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि 25 साल लग गए इस लॉस से रिकवर होने के लिए पूरे देश को। 25 साल तक भूखमरी चली, 25 साल तक गरीबी चली, 25 साल तक कुछ नहीं हो रहा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब इसमें अगर आप टेक्निकली देखो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एजेंसीज हो, चाहे लोन वाले, वो बुरा नहीं चाहते थे, वो तो बचाना चाहते थे सारी चीजें, लेकिन उन्हीं से जाने अनजाने में ये बहुत बड़ा क्रैश बन गया, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। तो शुरुआत पहली बार स्टॉक मार्केट हाईलाइट ऐसा हुआ था। एक कंसेप्ट होता है बैंक रन। आज से मैं नाम नहीं लेता हूं, आपकी ऑडियंस समझदार है, वो गेस कर लेंगी कौन सा बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज से ठीक कुछ वर्ष पहले एक बैंक सुर्खियों में आ गया था और अचानक से लोग बोल रहे थे कि ये तो खत्म हो जाएगी, ये बैंक बहुत बड़ी बैंक है, खत्म हो जाएगी। और आपके भी पहचान में काफी सारे लोग होंगे जो उस बैंक से, भारत के बैंक की बात करूं, विड्रॉ करने गए होंगे कि यार र्यूमर्स फैल गए थे कि यार ये बैंक खत्म हो जाएगी, बैंक खत्म हो जाएगी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने उस चीज को बचाया। इसको कहते हैं बैंक रन। बैंक रन? बैंक रन। अच्छा, okay. हर कोई लाइन लगा के अपने डिपॉजिट्स निकालने पे लग जाता है। इसका एक रिपल इफेक्ट लगता है। मान लीजिए बैंक के पास हाइपोथेटिकली 100 रुपए है और मान लीजिए उसके पास 100 क्लाइंट है। एक जन निकालेगा बैंक को कुछ नहीं होगा, 2 जन निकालेगा कुछ नहीं होगा, 70 लोग अगर निकालने लग गए तो बैंक की हालत खराब हो गई। बैंक जो 100 रुपए उसने डिपॉजिट रखा है, वो 100 रुपए वो किसी को लोन देती है 10 लोगों को। अब सारे पैसे निकाल लोगे तो बैंक के पास क्या बचेगा? तो बैंक खत्म होगी। तो 1929 के डिप्रेशन के बाद काफी सारे बैंक्स बंद हो गए। अब आप सोच रहे हो कि यार 25 साल तक ये रिसेशन क्यों चला, डिप्रेशन क्यों चला? क्योंकि उस समय पे गवर्नमेंट फिर गलती कर रही थी। वो सोच रही थी कि यार मैं अभी भी पैसे का इनफ्लो देते जाऊंगा इंडस्ट्रीज को तो ये सब सही रहेगी। प्रॉब्लम ये थी कि सारा पैसा उन इंडस्ट्रीज में जा रहा था जो कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं रही थी। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हैट बनाने वाली कंपनी है, हैट बनाने वाली कंपनी को सारा अगर पैसा जाएगा, उससे इकोनॉमी का क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। कपड़े कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बंदा कितने कपड़े खरीदेगा? ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है, कितना? तो स्टॉक मार्केट ना पहली बार उस समय पे सबसे ज्यादा लाइमलाइट पे आया, लोगों ने विश्वास छोड़ दिया। इसके पहले ये देखिए, जो क्रैश और बबल की बात करते हैं, क्रैशेस और बबल होते हैं ना, इसका एक इतिहास है। आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूं। एक हुआ था ट्यूलिप मेनिया, ट्यूडिप मेनिया बोलते हैं उसको। आपने राज कपूर की मूवीज देखी होंगी पुरानी? जी बिल्कुल। तो ये बहुत ऐसे विदेशी जब जाते थे वहां पर फूल बगीचे दिखाते थे विदेश में, उसी में एक ट्यूलिप करके एक फूल रहता था। ओके, मैं इससे एक लेसन भी बताऊंगा आपके सारे फॉलोअर्स को। तो क्या हुआ, वो ट्यूलिप एक फूल था, उसकी अचानक से किसी ने बहुत डिमांड बना दी बातों बातों में कि यार ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, लो। आप जान के हैरान हो जाओगे, एक एक ट्यूलिप उस समय पे जितने पे बिक रहा था, 8 साल की इनकम होती थी एक वर्कर की, उतने में एक फूल बिक रहा था। एक फूल बिक रहा था 8 साल की इनकम के अकॉर्डिंग। लोग पागल हो रहे हैं, क्योंकि जब बबल बनता है तब किसी को कोई चैन नहीं, सबको लगता है यही पुरानी चीज है, यही सबसे बढ़िया। कोई ये नहीं समझ रहा, फोमो हो जाता है लोगों, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एब्सोल्युटली, सब ले रहे, सब ले रहे। ये भी एक बार बबल बना, फिर लोगों ने एक बार में, जब कोई फूल ले नहीं रहा, 7 दिन में सड़ जा रहे हैं, लास्ट में ये पास ऑन द पास चलता है, वो जो क्या चेयर वाला गेम खेलते हैं ना अपन शादियों में और उसमें बर्थडे में, वही वाला हो गया। जो लास्ट में फंस गया, जिसके हाथ में बॉल रह गई, वो लोग ऐसे ऐसे घर वाले थे जो मिडिल क्लास उस समय के थे, उनके घर पे खाली फूल ही पड़े हुए हैं और कोई लेने वाला नहीं है, 7 दिन में वो भी सड़ गए। तो ये यहां से शेयर मार्केट का भी ये सारा क्रेज वाला चीज शुरू हुआ। अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन, फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। अगला जो एक क्राइसिस, अब थोड़ा भारत के तरफ पे आता है। भारत के बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारी जनता ज्यादातर भारतीय है, तो वहां पे बताते हैं। काफी सारे लोगों को लगता है ये 2020 से जो रैली आई ये सबसे बढ़िया, क्योंकि बहुतों ने पैसा बनाया। करेक्ट। जिनको नहीं पता, कोविड में एक क्राइसिस आया, क्योंकि सब पैंडेमिक था, सबको लगा दुनिया खत्म हो जाएगी। निफ्टी 7,500 पे आया और वहां से जो भगा, एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 20,000 के आसपास है। ठीक है, 2020 से 2023 के बीच में, और नॉन स्टॉप भगा है। 30 साल में इतने जल्दी कभी भी रिकवरी नहीं हुई जितने जल्दी उनने किए। तो लोगों ने पैसे बनाते हुए देखे, कुछ शेयर्स में डाले जो 5 गुना हो गए, 4 गुना हो गए, म्यूचुअल फंड में पैसा बना। सबको लगता ना कि ये सबसे बढ़िया क्रेज था। लेकिन इससे पहले आप जान के हैरान हो गए, 1980 की सदी में जब इनफॉर्मलाइज स्टॉक मार्केट था, महीने महीने में स्टॉक 40 से 50 गुना होते थे, महीने महीने में। 40? ये तो मतलब इम्पॉसिबल जैसी चीज है। क्यों होता था? सब डिमांड सप्लाई का गेम रहता है। ठीक है, लेट्स इसको एक एग्जांपल लेते हैं अरुण जी। आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो सिर्फ आपके पास और 5 लोगों के पास है, ठीक है, और डिमांड सबको है, सबको वो 5 वस्तु पसंद है, तो प्राइस आप सेट कर सकते हो। अब आज आपने बोला 100 रुपए, आपने जैसे ही 2 जन को बेच दिया, बोले यार तो बिक तो रही है यार,
कल आप 400 कर दो, फिर 800 कर दो। तो डिमांड आ रही थी, सप्लाई नहीं था, तो किसी भी भाव पे चीजें बिक रही थी। ओके। तो लोग अंधाधुन, और उस समय पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जैसे आज के समय पे एनएससी, बीएससी, एक्सचेंजेस ये सारी हैं, रेगुलेटर है, सेबी है जो ये सारी चीजें देखती है। उस समय पे ये चीजें थी नहीं। तो ये बहुत सारे, और उस समय पे ब्रोकर राज चलता था। ब्रोकर जिनको नहीं समझ में आएगा, आज अगर आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन ज़ीरोधा, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, एम स्टॉक, इस तरह के सारे ब्रोकर्स रहते हैं। उस समय पे ब्रोकर्स जो इंडिविजुअल लोग थे वो चलाते थे, वो राजा थे, वो उधर के राजा तो थे। ये अर्ली 2000 की बात है। ये तो 80s में, हम 2000 पे आए नहीं हैं, 80s की धीरे धीरे करके आएंगे पूरे 80s पे। ब्रोकर्स का इतना राज चलता था, आपने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपए में शेयर खरीदा, आप पैसे कमाओ ना कमाओ, 4% आपको ब्रोकरेज देनी है। मतलब आपको अगर मुनाफा कमाना है तो 104 तो आपका नेट कॉस्ट है। ओके। आप 105 के ऊपर बेचोगे तब जाके मुनाफा है, और ऑब्वियसली 1 रुपए के लिए तो बेचोगे नहीं। तो ब्रोकर्स का इतना वो था। दूसरी चीज है, ब्रोकर्स के पास इतना पावर था, कुछ कुछ ब्रोकर्स, जैसे हम एक शख्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा, एक काफी लोगों ने सीरीज एक आई थी स्कैम 92 करके, शायद सुनी होगी, उसमें मनु मानिक, मनु मुंद्रा का नाम था, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो तो बहुत फियरसम थे, उनको ब्लैक कोबरा, काला नाग कहते थे। तो ब्लैक, अच्छा, ये मनु मानिक की ना, चलिए जब आप आएंगे तब मैं पूछूंगा। मैं बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, अभी 80s तक तो आ ही गए, फिर मिड 80s में हम आते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ब्रोकर राज चल रहा है, और ब्रोकर्स क्या किस हद तक जाते थे। आज अगर आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं, 100 रुपए में कोई चीज खरीदते हैं, आपको दिख रहा है सामने प्राइस 100, तो आपको 100 पे मिल जाती है। तो 1980 से शुरू करते हैं अपन। सो 1980 में क्या होता था कि जैसे आज के समय पे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर इज किंग, एक जनरल। उस समय पे अगर शेयर बाजार की बात करो तो ब्रोकर वॉज द किंग, ब्रोकर राज कहते थे उसको। तो आज एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आज अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाते हो, लेट्स से कुछ भी हो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल, किसी के पास भी जाते हो, आप अकाउंट खोलते हो, आप अगर 100 रुपए का शेयर खरीदते हो, 100 रुपीज का अगर आप शेयर खरीदते हो, तो कुछ पैसा या फिर 20 रुपीज फ्लैट ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। इस पे तो 20 भी नहीं लगेगा, कुछ पैसा 0.00% कुछ एक लगता है। उस समय पे 4% का तो ब्रोकरेज लगा देते थे लोग। अर्थ क्या होता है कि अगर 100 रुपीज की आपको कोई चीज लेनी है, आप 102 में बेचोगे तो लॉस में हो। क्यों? क्योंकि आपको 4% ब्रोकर 4 रुपए तो आपको 104 का तो वो पड़ रहा है। तो पहले ब्रोकर्स ऐसे चलाते थे। इससे ज्यादा हद की बात बताता हूँ। आज अगर आपने मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड लिया या स्टॉक में इन्वेस्ट किया, 100 पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप 100 या 100.2, 100.3 पे खरीद ले रहे हो। तब क्या होता था, अगर अभी आपको 100 दिख रहा है, लेकिन पूरे दिन में उसका हाईएस्ट प्राइस 110 गया है, वापस 100 आ गया, 110 गया है, तो ब्रोकर आपको खरीदवाएगा 110 की प्राइस पे। हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे पे ब्रोकर, मतलब आप जस्ट सोचो कितना बड़ा नेक्सस था, इनके बलबूते चलता था। और जब आप बेचोगे, आज का अगर लोएस्ट प्राइस 90 है, स्क्रीन पे आपको 100 दिख रहा है, तो आज आप 100 पे आप बेच सकते हो, वो बिकेगा 90 पे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि चित भी उनकी, पट भी उनकी। एग्जैक्टली। और उनका यूनियन इतना स्ट्रांग था कि उस समय पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 100 ब्रोकर्स हैं, मेरे को पता है कि एक XYZ ब्रोकर ने धोखाधड़ी करी है, सामने वाले से पूरा लूटपाट मचाया, ब्रोकरेज भी ले लिया, ये भी ले लिया है, मुझे भी पता है मेरे दोस्त ने गलत किया है, तो भी मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा कि नहीं ये सही है, दिख रहा है गलत है तो भी सही है। मतलब चलना सिर्फ ब्रोकर का था। इसके कारण ना काफी सारे लोग परेशान रहते थे। ये 1980s पे पूरा ब्रोकर्स का चलता था। तो शेयर्स ऊपर भाग रहे हैं, उसमें भी इनका है। ब्रोकर्स ने फिर एक दूसरी चीज चालू करी जिसको आज के समय पे कहते हैं हम फ्रंट रनिंग, फ्रंट से रन करना। मान लीजिए एक बड़ी पार्टी है, बड़ी मतलब उस समय की करोड़पति पार्टी है, उसने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि देखिए जितनी बड़ी पार्टी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की एक्सेस। अब मान लीजिए मुझे पता है वो पर्टिकुलर कंपनी आज किसी प्लांट को एक्वायर करने वाली है 1 महीने बाद, तो शेयर का दाम क्या होगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आप बताइए। प्लांट एक्वायर करेगा तो ऊपर ही जाना है। तो ये मुझे पता है, तो मैं अपने ब्रोकर को बोलूंगा कि बॉस शेयर उठाना शुरू करो। उस ब्रोकर को पता लग गया कोई बड़ी पार्टी उठा रहा है, मेरी बड़ी पार्टी उठा रहा है, वो मेरे सौदे डालने से पहले जो मैंने उसको 100 पे डालने बोला हुआ है, वो 110 तक तो खुद ही खरीदेगा। अच्छा। फिर बोलेगा अरे सर थोड़ा लेट हो गया, 110 पे खरीद रहे हैं, उसको 10 रुपए का ऑलरेडी एडवांटेज आ चुका है। 10 रुपए, 100 पे 10 मतलब 10% पहले से एडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद जब बेचने की बारी है, मैं बोलूंगा 1 महीने बाद 140 पे बेचना है, मैं उसको खींच खींच के पहले से बेचना शुरू कर दूंगा। समझ रहे? तो ब्रोकर्स का इस तरह से पूरा 1980s में पूरा तवज्जो चलता था। फिर ये ना थोड़ा साइकिल चेंज हुआ। यहां पर जस्ट इसके पहले थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाते हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ।
आजाद भारत का सबसे बड़ा वो स्कैम, पहला सबसे बड़ा स्कैम था, 1.5 करोड़ 1970s का कुछ स्कैम था। ये थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि इसको कहते हैं हरिदास मुंद्रा स्कैम। हरिदास मुंद्रा स्कैम, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, कुछ अपन इंटरेस्टिंग इससे एक कुछ समझेंगे आगे चल के टुवर्ड्स द एंड। तो हरिदास मुंद्रा भाई साहब क्या हुए थे कि 1960s और 70s के बीच में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो थी, कमेंट्स में लोग बताएंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थी, ठीक है। तो क्या हो गया कि वो इंस्टीट्यूशन शेयर मार्केट में भी निवेश करती थी, जो इनफॉर्मल थी, प्लस इंश्योरेंस भी देती थी, काफी सारी चीजें करती थी। हरिदास मुंद्रा पहले आए थे, वो एकदम छोटे घर के थे, फिर एस्पिरेशनल थे, उनको पैसा बहुत कमाना था। फिर दलाल स्ट्रीट पे आए, उस समय पे ना बनियान ट्री होती थी, उसके नीचे मार्केट लगता था। फिर बाद में ये बिल्डिंग्स बनी, फिर एक रूम से फिर बिल्डिंग, फिर बीएससी, ये सारी चीजें हुई। पहले पेड़ के नीचे सारे कारोबारी मिलते थे। तो हरिदास मुंद्रा ने बोला यार मेरे को इधर तहलका मचाना है। तो वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी कंपनियां बनाना, उन्होंने इतने पैसे खिलाए कि उन्होंने ये इस कंपनी, ये इंस्टीट्यूशन के नाम पे, अपने ही नाम पे 6 फर्जी कंपनियां बनाई और सारा इन्वेस्टमेंट यहां पर लगवा दिया पॉलिटिकल सपोर्ट से। देखिए हमारे देश में पॉलिटिक्स है तो सब कुछ हो सकता है। थोड़ा पैसा वैसा खिलाया, सारा इन्वेस्टमेंट इधर आ रहा है। अब क्या हो गया, उस समय पे फिरोज जी, जो हिस्ट्री के कुछ लोग होंगे समझ जाएंगे, हमारे एक नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सन इन लॉ थे, उन्होंने ना पार्लियामेंट में बवाल मचा दिया उस समय पे। उन्होंने बोला भाई साहब ये गलत जगह पे पैसा आ रहा है। और उन्होंने क्या बोल के कहा था, क्योंकि इसी के जस्ट कुछ साल पहले हमारे देश के जो सबसे रिचेस्ट इंसान थे उस समय पे 60s के, वो एक स्कैम में पकड़े गए थे। उन्होंने, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूं, उन्होंने सबसे फर्जी इंश्योरेंस कंपनी बनाई थी, लोगों का पैसा ले लिया था और डुबा दिया था। तो उन्होंने बोला यार ये फर्जी काम हो चुके हैं, तो हो सकता है आगे भी ये सारी चीजें चल रही होंगी। तो इन्होंने बोला कि यार इनने पूरा हंगामा कर दिया। और आप लोग टीवी में देखते हैं किस तरह चेयर वेयर फेंकना, ये वाली। नेहरू जी को बिलीव नहीं हो रहा था, यार ऐसे मेरे राज में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। तो भी बिकॉज अब एट द एंड तो सन इन लॉ है, तो बात को थोड़ा वेट तो देना पड़ेगा। तो अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग इधर अब ट्विस्ट आएगा, आप सोच के हैरान रहोगे इंडिया में इतना फास्ट होता है। एक कमेटी बिठाई गई, 24 दिन के अंदर, 24 डेज के अंदर वर्डिक्ट बाहर आ गया कि सही में स्कैम चल रहा है इंडिया में। 24 डेज के अंदर, एक जमाना था वंस अपॉन अ टाइम जब रिजल्ट आ जाता था। पता चला हरिदास मुंद्रा ने स्कैम किया हुआ है, सारी फर्जी कंपनी है, काफी सारे इंश्योर्ड जितने लोगों ने किया था। तो काफी लोगों को नहीं पता कि ये जो आज हम देखते हैं IRDA और ये सारी जो अथॉरिटीज है, जो इंश्योरेंस की कंपनी, जो रेगुलेशंस बने, इसकी नींव तब रखी गई ओके कि लोगों ऐसी जरूरत है ऐसी इंस्टीट्यूशंस की, हर बड़े घोटाले के बाद ही नींव रखी गई है। तो ये हुआ हरिदास मुंद्रा जी का, हुआ ये स्कैम हुआ। फिर हम आ गए 80s में, ब्रोकर्स का राज चल रहा है। अब समय आ रहा है एक और स्कैम का, बट डोंट वरी, हम 92 तक नहीं गए अभी बीच में आएंगे। बीच में एक स्कैम होता है। इसमें क्या होता है कि विदेश में जो NRIs बैठे हुए हैं, या जो नॉर्मल विदेशी भी हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, ये जो विदेशी गोरे लोग रहते थे, ये हमेशा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं हमारे देश को, आज भी होता है। मतलब दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको क्या बोलूं अरुण जी, जस्ट टू बिल्ड अप अ कंटेक्स्ट, योग हमारा है, उन लोगों ने मार्केट कर दिया पावर योगा, हॉट योगा और ये, और सब हम मानने लग गए यार योगा। एस्ट्रो भी हमारा ही है, हमारे पूर्वज लेके आए। अब वहां पर आपको भी पता है किस लेवल पर मार्केटिंग होके 1 का 100 गुना करके बेचा जा रहा है हर चीज। कुंडली हमारी होती है, उन्होंने उसको कुछ नया नाम देके वहां पर बेचना शुरू किया। तो एज यूजुअल कुछ विदेशी, एक ग्रुप था हिंदुजा ग्रुप, वो ध्यान रख रहा था कि भाई इंडिया में ना अब प्रोग्रेस आ रहा है, डेवलपमेंट आ रही है, 10% से हमारा ग्रोथ हो रहा है। 10% तो लोग हैरान है यार कैसे हो रहा है ये चीज। तो उस समय पे रूल्स सेट नहीं थे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन कितना स्टेक ले सकती है। उन लोगों ने क्या किया, अच्छी जो कंपनियां देख रही हैं उनको तोड़ के, करप्ट प्रैक्टिसेस जो भी है XYZ कर करके यहां पर एक्विजिशन फालतू के करने लग गए और कंपनी को तोड़ के बेच रहे हैं, ये सारी चीजें करने लग गए। जो बाद में और एक, ये जो हिंदुजा ब्रदर्स आए थे, एक और स्कैम निकला, ये 80s के। अब आ जाते हैं हम थोड़ा 87 के आसपास। अब ये 87 का समय बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप समय है तो मैं आपको पूरा बताता हूं इस चीज को, क्योंकि आज हम हिस्ट्री समझ रहे हैं, डार्क हिस्ट्री। 87 का आसपास का समय है। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने, उसके व्यक्ति के पिताजी के बॉल बियरिंग के बिजनेस है, बॉल बियरिंग्स का बिजनेस है। साथ में उसका बड़ा भाई और उसके फैमिली का और एक बिजनेस है स्टॉक ब्रोकिंग का। आज आप देख रहे हैं ना, काफी सारा सोशल मीडिया में चलता है, आज मैंने 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया।
ये उस समय का है जब बीएससी की लाइसेंस लेने के लिए 2 करोड़ रुपए लगते थे। ओके। 2 करोड़ एक लाइसेंस के। एक कैरेक्टर के पास हम आने वाले हैं अभी, जिसके पास 25 लाइसेंस थे उस समय पे। 25 इंटू 2 निकाल लीजिए आप अपना। वो भी उस समय के। उस समय वही तो किंग पिन थे उस समय के। तो अभी किंग पिन पे नहीं आए, अभी हम उनके शिष्य पे आए। तो वो उनके अगर बैक स्टोरी जाते हैं तो जब वो 17-18 साल की उम्र के थे तो उनके पिताजी लेके जाते थे रिंग में। जिन लोगों को नहीं पता, आज लोगों को रिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता है। सिर्फ वो सीरीज में और थोड़ी मूवीज में देखा होगा, स्कैम 92 और इन सारी सीरीज में देखा होगा। तो रिंग होती थी और वहां पर जो व्यक्ति जाता था उसको कहते थे जॉबर। आज के दिन पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स कहते हैं ना, वो उस समय पे जॉबर होते थे। एक समय पे बाजार सिर्फ 12 से लेकर 2:30 बजे तक खुलता था, दोपहर 12 से लेकर 2:30 बजे तक। कुछ घोटाला होता था तो 10-10-15 दिन बंद रहता था बाजार। इस तरह के सीन होते थे। तो ये व्यक्ति जाता है, ये देखता है यार बहुत चिल्ला चोट हो रही है, इशारे में बात होती है, ये खरीद लो, वो बेच दो, ये ऐसे ऐसे करके बहुत चिल्ला चोट करते हैं। काफी सारे लोगों ने नोटिस नहीं होगा, जो पुराने शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हमारे देश के, उनकी आवाज हमेशा मोटी या फटी क्यों आती थी? ओके, चिल्ला चिल्ला के। इसलिए उसमें 15-20 साल का ही उनका टेन्योर रहता था, क्योंकि जिंदगी भर कोई चिल्लाना नहीं चाहता। काफी लोगों के तो वोकल कॉर्ड्स खराब हो जाते थे। आप सोचो ना, दिन भर आप चिल्ला रहे हो, ये बेचो, ये खरीदो, झगड़ रहे हो, तो वो वाली चीज है। तो ये व्यक्ति देखता है एक बंदा, ये पापा के साथ जाता है, 17-18 साल, 16-17 साल का होगा। देखता है पूरे रिंग में सब चिल्ला चोट कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा आता है, वो बस ऐसे हाथ करता है, सब कुछ थम जाता है। पावर मतलब कुर्ता पहनता है, डार्क कॉम्प्लेक्स है एकदम, उसको सब उस समय पे ब्लैक कोबरा कहते हैं। मनु मुंद्रा, मनु मानिक। तो ये बड़ा इंप्रेस हो जाता है, यार ये कौन है? हाथ ऊंचा करता है, सब रुक जा रहे हैं, सब हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे हैं। वो जैसे एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, सब पैर छू रहे हैं। तब से उसके दिमाग में लग गया। उनके दिमाग में एक चीज थी कि किसी भी प्रोफेशन में आगे जाना है तो आपको एक गुरु, एक मेंटर चाहिए। मेरी ये कंप्लीट फील्ड नहीं है, पापा ब्रोकिंग में है, भाई एक संभाल रहा है, लेकिन आगे सीखूंगा तो इन्हीं से सीखूंगा। ये जो व्यक्ति था वो आरकेडी थे। लोग कमेंट्स में गेस करेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और ये बंदा जाके सोच लिया है पापा से कि भैया इसी पे। अब ये जब इनके बारे में पता करते हैं, हर बंदा उधर खड़े होकर सिर्फ खरीदने की बात कर रहा है। अंबुजा खरीद लो, टाटा मोटर खरीद लो, इंडोर करके कंपनी, बहुत सारी अलग अलग, आज तो बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये कंपनियां खरीदो। ये बंदा खरीदता नहीं है, ये बेचता है। आज के समय पे उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। पहले बेचो, बाद में जब भाव नीचे आ जाए खरीदो। 100 पे बेचा, 70 पे आ गया, खरीद लो, 30 रुपए का डिफरेंस, आपका पैसा, फायदा। तो ये बड़ा इंप्रेस हो जाता है। अब 32 की एज में दुर्भाग्यवश इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है आरकेडी की। तो भाई बोलता है, और इनने अपना शायद बीकॉम के फर्स्ट या सेकंड ईयर होता है, बोले ड्रॉप आउट करो यार। और इनको इंटरेस्ट है या दलाल स्ट्रीट पे आना है, पैसा तो इधर देख लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु मनु मुंद्रा, मनु मानिक के बारे में सुना है भैया करोड़ों। वो जो 25 लाइसेंस थे ना, वो मनु जी के पास थे। तो ये जो हमारे एमएम है, इनका पूरा रुतबा चलता था। तो ये आरकेडी साहब ने देखा कि यार गजब माहौल बनाया हुआ इनने। तो जब 32 की एज में इनके दुर्भाग्यवश फादर की देहांत हुई, इन्होंने बोला कि यार इधर आएंगे क्योंकि बहुत पैसा है। तो ये उन्हीं के अंडर आ गया कि भैया मेरे को अपने शरण में ले लो, आप ही मायदाता हो। एक चीज अच्छी थी एमएम की कि इनके साथ जो रहता था वो पैसा बहुत मोटा बनाता था, पर इनके साइड में जो रहा उसको तोड़ देते थे। आपको बताता हूं कि आज के समय पे अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर या सीईओ बनता है तो क्या होता है, एक प्रोसेस रहता है, आपने इतने साल मेहनत करी है। उस समय पे ऐसा नहीं होता था। बड़ी सी बड़ी कंपनी, मनु भाई ने लिख के दे दिया है तो यही बंदा सीईओ बनेगा, चाहे उसमें क्रेडेंशियल्स हो, चाहे उसने ग्रेजुएशन करी हो, कुछ भी करी हो, मनु भाई ने बोला तो यही बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हर कोई सुनेगा। जिसने नहीं सुना उसकी कंपनी 2 साल में पता नहीं बैंकरप्ट हो जाती थी। मतलब इतना ज्यादा पावरफुल इंसान। ये इतने पावरफुल क्यों थे पता है? क्योंकि ये 360 डिग्री खेलते थे। ये उस समय के प्राइवेट बैंक भी थे। शेयर बाजार के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देती है कि आपको खरीदना या बेचना है। तो अगर मान लीजिए आप एक नए व्यक्ति आए हो जिसकी सैलरी है 1000 रुपए महीने की, पर आपको शेयर बाजार में घुसना है दलाल स्ट्रीट पे। आपको पैसे चाहिए क्योंकि मेरे को 1000 में मैं कितने शेयर खरीद लूंगा, पैसे जल्दी तो बनेंगे नहीं, ग्रीड है, पैसे जल्दी बनाने। तो आप आओगे एमएम के पास, मनु भाई के पास। मनु भाई बोलेंगे जा तेरे को मैं पैसे दिए, कितने चाहिए? 50,000, 1 लाख, ये ले, ठीक है। ये सबको पैसे बांटते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पॉइंट पे 15% महीने का भी जाता था। महीने का 15%, साल का नहीं बोल रहा हूं, साल का 180%। सामने वाला ये आंकड़ा नहीं लगाता था कि बोले यार ठीक है ये वाला लिया। अब मनु भाई का दिमाग सोचो। मनु भाई को पता है इस बंदे ने इतने सारे, आप एक नहीं 100 बंदे आए, मुझसे उधार लिया है,
कहां पैसा लगा रहे, क्योंकि बीएससी में उनकी चल रही है, उनको पता है कहां लगा रहे हैं। अच्छा 1 2 3 इन शेयर पे ये सारे लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई बंदा उधार में पैसा लेके जा रहा है मतलब उसके पास पैसे की कड़की है। अगर 100 लोगों ने XYZ शेयर पे लगाया हुआ है, मतलब 100 कमजोर हाथों ने उधर लगाया। मनु भाई आपको ही पैसा देंगे, बाद में अपने ग्रुप को मिला के उसी शेयर को ठोकते थे। अब क्या होगा, अचानक से जब आपको किश्त देनी है, आप देख रहे हो यार मैंने तो 100 रुपए पे लिया था, अभी हो गए 50, EMI भी भरनी है, पैसे नहीं है, नुकसान में काटो। जब 100 लोग काटेंगे उनको देख के और 500 लोग काटेंगे, तो शेयर 100 रुपए का आ गया 20 रुपए पे। EMI से भी कमाया, इंटरेस्ट से भी कमाया, ठोक के भी कमाया। और अगर कोई कंपनी का प्रमोटर या CEO ज्यादा तेज चल रहा है तो कंपनी को बेच बेच के खत्म कर दो। इतना रुतबा था उनके अंदर, उनको ना चैलेंज किया। लेकिन अब बात आ जाते हैं कि हमारे देश के एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने बिजनेसमैन आते हैं, 10 रुपए के शेयर पे फ्लोट करते हैं अपनी कंपनी के IPO फेस वैल्यू पे, नन अदर देन धीरू भाई साहब। और धीरू भाई साहब को क्यों लोग आज भी रिलायंस को इतना क्यों मानते हैं, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट क्यों मानते हैं, उसकी कहानी की शुरुआत यहां से होती है, नींव यहां से होती है। तो धीरू भाई साहब ने ना, देखो एक चीज होता है, जो बंदा जमीन से उठता है ना उसको पता है, हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है, उसको एक इनसिक्योरिटी रहती है, कल को मेरा पद चले गया तो, कल को मेरा पैसा चले गया तो, कल को मुझ पर अटैक हो गया तो धीरू भाई साहब ने बहुत जल्दी चला रहे थे। बहुत कम लोगों को पता है वो पहले पेट्रोकेमिकल्स में नहीं आए थे, टेक्सटाइल्स में आए थे। विमल नाम का उनका एक टेक्सटाइल चलता था। और उस समय पे मैं सिर्फ इनिशियल लूंगा, लोग गेस करेंगे, बी नाम से एक ग्रुप ऑफ कंपनीज चलती है, बी नाम से। वो उस समय पे टेक्सटाइल हो, इंडस्ट्री हो, बहुत ज्यादा चलती थी। बचपन में हमने बहुत किस्से सुने इस कंपनी के, आज भी है वो कंपनी, AB करके आता है, A हटा दो, सिर्फ B बता रहा हूं, ठीक है। तो उन लोगों का ना दिमाग खराब हो रहा है कि भैया नया लड़का आ रहा है, और किसी भी इंडस्ट्री में नए लड़के को चलने नहीं देना यार, इसको कुछ करके रोकना पड़ेगा। पहुंच गए मनु भाई के पास, मनु भाई संभालना पड़ेगा इसको, शेयर मार्केट में भी बवाल मचा रहा है, कुछ करके इसको रोको, इसको ऐसा ठोको कि ये कर नहीं सकते। उस समय पे करीब 21 लाख शेयर मार्केट में फ्लोट थे, 21 लाख शेयर्स फ्लोट थे। मतलब एक तरीके से समझो इतने ही शेयर मार्केट में घूम रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा प्रमोटर के पास थे, बाकी पब्लिक में बटा हुआ है, ठीक है। क्या हो गया, जो बेयर गैंग था, बेयर मतलब जो हमेशा मार्केट को नीचे गिराना चाहता है, इन लोगों ने अपना पूरा प्लान बनाया 1-2 महीने में कि बॉस एक साथ प्रहार करेंगे और गिराएंगे। इनको ये नहीं पता कि धीरू भाई चीज को ये भनक लग चुकी है। तो इन्होंने डिसाइड करके मार्केट से गिरवी लेके 11 लाख शेयर बेचने की शुरुआत करी। अब देखो उस समय पर मार्केट काफी छोटा था, ज्यादा प्लेयर्स थे नहीं, तो पता कर लिया जा सकता था। धीरू भाई सोचे इतना तो मेरा मार्केट में ही फ्लोट नहीं कर रहा इतना शेयर, तो ये इतने सारे बेच कहां से रहे, मतलब कुछ तो दाल में काला है, ठीक है। तो धीरू भाई साहब ने बाद में कहीं, उनको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कहते हैं उस समय पे, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस से कहीं से कुछ फोन वोन लगे, बाहर से विदेश से राउट होके पैसे आने लग गए। इधर बेयर वाले बेचे जा रहे हैं रिलायंस के शेयर, पर ये परेशानी कि ये थोड़ा सा गिरने के बाद हमेशा संभल जा रहा है, फिर बेच रहे हैं, कोलकाता से लोग बेच रहे हैं, इधर से बेच रहे हैं, उधर से बेच रहे हैं, और ये परेशान है कि यार इतना बेचने के बाद भी ये गिर क्यों नहीं रहा। क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस जो उस समय के फोन से खरीदे जा रहे हैं, अब ये परेशान है क्योंकि अब बहुत ज्यादा हीटेड हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा इनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, ये तो बिजनेस ही फंड्स होने चाहिए। आपको बता दूं उस समय पे क्या होता था कि आपके पास शेयर ना भी हो तो आप उसको बेच देते थे, लेकिन कुछ XYZ दिन बाद, जैसे 30-40 दिन बाद आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर आपने बेच दिया, आपके पास शेयर नहीं है, ऐसा तो चलेगा नहीं, आपको कभी तो खरीदना पड़ेगा। अब बेयर वालों को लग रहा था ये तो टूट जाएगा, टूट नहीं रहा। अब क्या हो गया, तब बदला सिस्टम, जो मैंने बताया, एक बदला सिस्टम चलता था। मतलब क्या होता था कि आज अगर आपने कुछ चीज खरीदी है, आप बोलते हो 1 महीने में मेरा टारगेट नहीं आया ना, तो मैं 1 रुपए का प्रीमियम देके मैं उसको इंटरेस्ट 1 रुपए का दूंगा और 1 महीने शिफ्ट कर दूंगा, फिर 1 रुपए दूंगा और 1। ये फ्यूचर ऑप्शंस में होता है। हाँ, तो ये उस समय पे बदला सिस्टम चलता था। मतलब हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली। 1 रुपए पे होता था, 1.5 रुपए पे होता था। सबसे बढ़िया चीज है, ये बदला कौन सेट करता था उस समय पे, ये सेट करता था बाइंग वाली पार्टी, मतलब धीरू भाई जी। धीरू भाई ने पता कर लिया बेटा बेयर्स पूरे पानी तक आ चुके हैं, 5 करोड़ रुपए उस समय पे, मतलब बैंकरप्ट हो जाते सारे बेयर्स वाले। जब बदला की बारी है, इनने लगाया उम्दा बदला। इन्होंने क्या बोला, मेरी मर्जी है, मैं बैंकरप्ट हूं तो हूं, 1 रुपए में नहीं दूंगा, 25 रुपए, 1 शेयर के 25 रुपए दो अगर फॉरवर्ड करना है। बेयर्स वाले हिल गए, BSE 3 दिन बंद,
ये लोग भोकाल में, इनने सोचा शिफ्ट कर देंगे, एक जगह फंस जाएगा, ये तो फंस ही नहीं रहा और ये पूरी तरह फंस गए। फाइनली हाथ पैर जोड़े, भाई हम काटने को तैयार है सौदे, लॉस उठाया, बैंकरप्ट नहीं हुए, लॉस उठाया और धीरू भाई अंबानी ने तब अपना डंका गाड़ा कि रिलायंस इसलिए इतना बड़ा है कि इतना बड़ा, इनको कहते हैं कॉर्पोरेट रेडर्स, स्टॉक रेडर्स। विदेश में भी होता है, विदेश में डिज्नी नाम की कंपनी आपने सुनी है, 80s 90s में उस पर भी हुआ था। आज हम डिज्नी वर्ल्ड और डिज्नी चैनल नहीं देखते, मिक्की माउस और ये सब, वो तो उनने डिज्नी वालों ने भी उधर संभाला, वो दूसरी स्टोरी है। तो यहां पर उन्होंने समझा। तो मनु भाई का पहला हार वो था, लेकिन ये हार में उनको लॉस था जिसको बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया, फाइट वाइट। इन्होंने बस ये बोल दिया कि भाई इस पार्टी से पंगा नहीं लेना है। और वो बी नाम की जो कंपनी थी, जो एक समय पे रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ इंडिया में आती थी, वो भी नीचे आ गई। ठीक है, अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजर आने वाला है, वो है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता रायपुर से निकलता है, बड़े सपने देखता है। एक देखिए, नॉर्मल बंदा एक परिवार से आता है, उसके सपने बहुत बड़े रहते हैं। वो बंदा आता है। अब इस पे काफी डिबेटेबल है। सीए की पढ़ाई में बताया जाता है कि बहुत बड़ा स्कैम किया है, ठीक है। हर जगह की पढ़ाई में बताया जाता है, सीरीज में भी है, बहुत बड़ा स्कैम किया है। मैं कहूंगा स्कैम नहीं, स्केपगोट बनाया गया। हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति जमीन से ऊपर उठता है, किसी लूप होल का अगर फायदा उठाता ना, सारा बिल उसी पे फाड़ देते हैं। उस बंदे ने सिर्फ वही चीज करी थी जो बाकी 10,000 लोग उस समय पे कर रहे थे, लेकिन बस एक गलती कर दी, पॉलिटिशियन से पंगा ले लिया। इसको थोड़ा सा ना जो हिडन साइड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले एमएम का एंगल समझते हैं, मनु भाई का क्या एंगल था। तो हर्षद मेहता की चलने लग गई। हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं, तगड़ा चल रहा है। हर्षद मेहता मतलब सीरीज में तो काफी दिखाया अच्छा डायलॉगबाजी, असली में इतनी डायलॉगबाजी नहीं थी, स्मार्ट था बंदा, रूथलेस भी था। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने फ्रंट रनिंग की बात करी ना, हर्षद मेहता के भी बहुत सारे ब्रोकर्स थे। जैसे आप मान लो मेरे ब्रोकर हो, मैं आपको एक सौदा देता हूँ, यार ये वाला सौदा तू कर ले, 10 करोड़ का सौदा है, तेरा कट बन जाएगा एक 10 लाख का, बाकी मेरा जो भी है। इस तरह से हम करते थे। अगर आपने मुझे डबल क्रॉस किया, डबल क्रॉस मतलब क्या होगा, हर्षद भाई शेयर ले रहे हैं, ये तो यहाँ से 50 गुना जाएगा, तो मैं पहले से खरीद लेता हूँ, इनको भले ही महंगी प्राइस मिल गई। हर्षद का नेटवर्क इतना ज्यादा था, अगर पता चल गया ना आपको बोलेगा चल यार मेरे अकाउंट से 2 लाख शेयर खरीद, पता चल गया मेरे को कि आप डबल क्रॉस कर रहे हो, मैं दूसरे कोलकाता एक्सचेंज पे 15 लाख शेयर इसी के बिकवाऊंगा। एट द एंड प्राइस को बैलेंस होना है। अब आप 2 लाख सोच के, अरे हर्षद भाई ने लिया, सारा पैसा अपना लगा दिए, अब देख रहे हो यार तो मार्केट गिर रहा है, क्या हो गया, मेरा ही शेयर गिर रहा है, बाकी सब ऊपर जा रहा है, हर्षद भाई माफ कर दो यार। तो हर्षद भाई से आप पंगा नहीं ले सकते थे। हर्षद भाई के इंटर्न थे केपी, जिनने बाद में 2001 में वो किया था, लेकिन ये आते हैं। तो हर्षद भाई जब रिंग में घुसते हैं, जो सीरीज में भी दिखाया, मनु मुंद्रा का पूरा देखा, यार रुतबा है इस बंदे का, लेकिन इनको हमेशा करती थी ये गिरा गिरा के पैसे कमा रहे हैं, हमको बस उठा के ले जाना है, बिकॉज ही वाज द बिग बुल। बुल मतलब वो ऊपर लेके जाएगा, बेयर सींग मारता है तो नीचे गिराता है, समझ रहे, बुल ऊपर ले जाता है, ऐसे करके करता है, इसलिए बेयर नीचे ऐसे करके अटैक करता है, इसलिए बेयर बोलते हैं। तो बिग बुल वो लेके जा रहे हैं। इनकी पहली फाइट होती है, एक शेयर होता है इंडोर, INDOR नाम की, उसमें मनु भाई की पूरी गैंग, RKD, RJ, लोग कमेंट्स में आप लोग गेस कर लीजिएगा किसकी बात कर रहे हैं। काफी सारे हिंट्स आप दे रहे हो, बहुत कुछ गेस करना है आज आपको अपने कमेंट्स में, ठीक है। वो लोग कोई एक व्यक्ति जरूर आएगा जो पूरे पॉडकास्ट के सारे हिडन हिंट्स, लेट्स सी कौन ये कर पाता है। RKD का भी फुल फॉर्म बताएगा, वो KP का भी बताएगा, देखते कौन है वो सेवा भाव से आएगा। एग्जैक्टली। तो ये क्या होता है कि ये सब इंडोर पे पहले शॉट रहता है, वहां पर हर्षद मेहता की विक्ट्री हो जाती है। जिन लोगों को नहीं बताऊं, उस समय पे 2 पार्टीज होती थी, मारवाड़ी और गुजराती। ये पूरे BSE को डोमिनेट करते थे, मारवाड़ीज एंड गुजरातीज। तो गुजरातीज हमेशा ना हर बैट हारते थे। वो जैसे IPL में भी होता है ना, कोई एक टीम होती है जो हमेशा हारती रहती है, तो उस समय पे अनफॉर्चुनेटली गुजरातीज थे, और मारवाड़ीज हमेशा जीतते थे। उसका रीजन सिंपल सा था, मनु भाई मारवाड़ीज के साइड पे थे। इसमें RKD और RJ बड़े शाणे थे, वो होते थे मारवाड़ी साइड में क्योंकि गुरुजी उस साइड पे, लेकिन वो न्यूट्रल दिखाते नहीं थे। मतलब उनके साथ और एक बंदा था राजू करके, जो अब नहीं रहे। राजू सारा गुजरातियों वाली खबर इधर करता था, इंटरनल, आज ये करने वाले वो करने वाले, इनको पीटो, ठीक है। तो ये गुजराती सब वेट कर रहे थे कि कोई उनके प्रभु जैसे आ जाए जो इनको जिताए इस जंग पे। वो था हर्षद मेहता। और हर्षद मेहता जब आया तो अगर स्कोर हो रहा था 10-0, मतलब 10 हो रहा था मारवाड़ी, गुजराती 0, हर्षद मेहता आया ना तो 9-10 हो गया। इतनी तगड़ी उसने कंपटीशन दी। तो ये लोग परेशान, सौदे पे सौदे कट रहे हैं, ये हो रहा है। फिर हर्षद मेहता ने एक गेम खेला, अपने बर्थडे के दिन बोला ACC जो 300 पे है, मैं इसको 10,000 लेके जाऊंगा अगले बर्थडे तक। आज बर्थडे, अगले साल के बर्थडे 10,000 डॉट उसके बर्थडे के दिन वो लेके आया।
ओके। और यहां पर पूरा बेयर कार्टेल शॉर्ट पे था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मनु भाई हैं ये इतना ज्यादा इसके पीछे क्यों पड़ गए। मनु भाई के पास 25 लाइसेंस थे, हमने बात करा 2-2 करोड़ का एक। एसीसी में 21 लाइसेंस बिक गए, 21 लाइसेंस। खुन्नस तो खाएंगे ना यार, जीवन भर की इतनी बड़ी आमदनी अगर किसी के पीछे हम खो दें तो एंटी तो होना ही है। वो उनके लिए बहुत ज्यादा खटकने वाली बात हो गई कि हर्षद, अब काफी लोग कहते हैं कि हर्षद मेहता के कारण बहुत लोगों ने नुकसान किया। आपको पता है हर्षद मेहता ने सीधे अपने बर्थडे पे बोला था मैं बर्थडे से लेके जाऊंगा, अगले बर्थडे बुक करूंगा। 90% लोगों ने तो बुक कर दिया था। अब वो 10% लोग 300 से एक साल में जब 9,000 भी चले गया उसके बाद भी वेट कर रहे हैं कि भाई 90,000 जाएगा। हर्षद मेहता ने तो बोला नहीं था। तो टेक्निकली इट वॉज ग्रीडी पीपल हु लॉस्ट मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ लोग बोलेंगे नहीं उसने बहुत फर्जी शेयर्स किए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हर्षद मेहता जी के मदर और उनके वाइफ के नाम पे जो उन्होंने पोर्टफोलियो बनाए थे, आप जाके चेक करो, 20-20 शेयर थे दोनों पे, ठीक है। जब ये 90s का समय था उस पोर्टफोलियो की वैल्यू थी करीब करीब 6 से 7 करोड़, 6-7 करोड़ बंदे ने कमाया हुआ था, उतने थे। अगर उनने जो स्टॉक्स लिए थे, टाटा मोटर्स, एसीसी, जो क्वालिटी स्टॉक्स, रिलायंस, ये सब उनके पोर्टफोलियो में थे। मैंने कैलकुलेट करा, अगर ये स्कैम के बाद भी पकड़े बैठे रहते आज के समय पे, उस समय से लेकर अभी तक 92 से मैं बात कर रहा हूं, 80 टाइम्स हो चुका है उनका पोर्टफोलियो, 80 गुना। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उनने बहुत, हाँ उनके पोर्टफोलियो में एक मेरे को खराब स्टॉक दिखा था जो मैंने अपने एनालिसिस से निकाला था, जिन्होंने आपके दिल्ली नोएडा के एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया था और उसके बाद बैंक्रप्सी पे चले गए, कॉन्ग्लोमरेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जेपी बोलते हैं शायद उनको, तो वो वाला, ठीक है। तो आप देखो वो भी चीज नहीं थी, स्टॉक्स तो क्वालिटी था। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे यार उसने तो बैंक से अदला बदली करी थी, बिल्कुल सही है, गलती करी थी, बट उस समय पे वो कॉमन नॉर्म्स था, बहुत लोग कर रहे थे तो ये भी कर रहे थे, सब कर रहे थे। ये बंदा नेशनल बैंक से लेता था, वो इंटरनेशनल बैंक से लेते थे। ना गलती वही कर दी यार, पॉलिटिशियंस के साथ पंगा ले लिया। हमारे देश में अगर आपको ऊपर जाना है तब भी उनका हाथ चाहिए, और गिराने के लिए भी एक चुटकी लगता है। और एक इंटरेस्टिंग, विदाउट टेकिंग नेम में बताता हूँ, और ऐसे वैसे पॉलिटिक्स सीधे प्राइम मिनिस्टर, सीधे उस समय के प्राइम मिनिस्टर। तो ये बड़ा अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता, उनके प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल थे जो सीरीज में भी बताए थे, वो बाय द वे बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। हाँ, वो पंडित जी आते हैं, देखा मैंने, और उनकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, ठीक अच्छा। है। वो इवन जो हमारे इंग्लैंड की रानी थी उनको भी बता चुके थे, जर्मनी के काउंसलर के भी थे, उनका ये बहुत था। वो एक बार मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद जर्मनी की किसी काउंसलर से मिले थे और उनसे कहा था कि आप जीतोगे इलेक्शन पर आप पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाओगे। तो 5 साल का टर्नओवर होता था, तो 3 साल में वो हार गई। जब वो हारी तो उन्होंने बुलाया, उनको वापस बुलाओ, मुझे मिलना है उनसे। तो पहले इन्होंने उनसे मिलने के लिए, पंडित जी ने उनसे मिलने के लिए खूब सोर्स लगाए। अच्छा, मतलब इंडियन पॉलिटिशियन से कहा कि एक बार मिला दो, मुझे मिलना है उनसे। अब दोबारा जब इन्होंने उनसे मिले, प्रेडिक्शन करी, वापस आ गया, वो इनसे मिलने के लिए परेशान कि उन पंडित जी से मुझे मिला दो, मुझे दोबारा मिलना है उनसे। तो फिर पंडित जी ने कहा मेरी जगह पे आना पड़ेगा। तो मतलब वो सच में अच्छे तो थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने वो भी कई सारे स्कैम्स में फंसे, कई सारे लोगों के साथ उनका नाम आया, जेल तक भी हुई, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है। उसके बाद उनका एंड ऐसा ही हुआ, थोड़ा सा इनफेमस हो गया बाद में, वो थोड़ा वैसा हो गया। तो ये हुआ था हर्षद मेहता एरा पे। तो हर्षद मेहता, काफी लोग अब सोच रहे हैं कि क्या सही था या क्या गलत था। तो अगर जो सिस्टम में लूप होल था उसी को उसने एक्सप्लॉइट किया, तो मेरे हिसाब से आप लोग बेटर हो जज करने। दूसरी चीज है अब और इंटरेस्टिंग, जो सीरीज में था ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सीरीज में एक 500 करोड़ की बात हो रही थी, बैंक को लौटाना है, बैंक को लौटाना है, और वो बोला 6 करोड़ बचा हुआ नहीं है। आपको पता है इन रियल सेंस बता रहा हूँ, 626 करोड़ दे चुके थे। ओके, मतलब उन्होंने तो एक्स्ट्रा दिए हुए थे उस समय पे। तो फिर ये बात कैसे उठी फिर? क्योंकि सुनने में आया, इनफैक्ट जो हमारे दलाल स्ट्रीट के सोर्स भी वो कहते हैं कि उस समय के किसी रिपोर्टर को एक्स्ट्रा पैसे खिलाए गए थे। जिन्होंने ये सीरीज जो भी है, आप नाम नहीं ले रहे हो, नाम नहीं ले रहे, कौन रिपोर्टर है वो हर्षद मेहता के एक्सपोज किया। तो ये ऐसा सुनने में आया कि भैया उन्होंने पैसे लिए और ये वाली चीज हुई। एंड लेजिट सवाल उठे उसके बाद, क्यों इस केस के बाद अदर देन इतने सारे नाम थे उस समय पे, क्यों एक ही पे बार बार नाम आया? आप एक बात बताइए, 10,000 करोड़ का स्कैम है, चलो है, एक बंदा खींच सकता है 10,000 करोड़ का स्कैम? आज आप भी सोचोगे 10,000 करोड़ नहीं खींच पाएंगे स्कैम, अगर सोचोगे। मैं तो 10 करोड़ का भी नहीं खींच पाऊंगा। अब जो भी है, तो पॉइंट है, स्कैम तो करना ही नहीं है, बट सिंपल सा है। तो पॉइंट है, जो
बट क्या होता है, परसेप्शन बिल्डिंग का गेम होता है। एक बार मीडिया में आपने एक परसेप्शन बना दिया तो लोग सोचते नहीं है, ये परसेप्शन क्लियर होते होते तो सीरीज आया तब लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई वो इतना भी बुरा नहीं था, वो तो चाहता था। हिज पॉलिसीज, उसने तब से डिसाइड कर लिया था कि भैया FIIs आएंगी तो हमारा देश ग्रो करेगा। FIIs आई, हमारे आदरणीय मोदी जी लेके आए, जिसके कारण ग्रो हुआ। नॉट फेवरिंग एनी पॉलिटिकल सिस्टम और समथिंग, बट हमने देखा है जब भी FIIs का इन्फ्लो आता है हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। आज जो हम सैलरीज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आज भी हम 20,000 पे ही रहते हैं काफी सारे एम्प्लॉयज। क्यों ये 2 लाख पे आ गया? क्योंकि इंटरनेशनल रेट के कंपटीशन हो गया ना, MNCs इतना पे करने लग गए, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ गए तो इधर भी होने लगे। आपने कभी सोचा था हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक जो एग्जाम दे के जो निकल रहे हैं उनको 8 लाख का CTC लगे, 10 लाख का? कभी नहीं सुना था। तो 2-3 बस सरकारी नौकरी ये चलता था। आज हो रहा है, क्यों हो रहा है? दिस इज द रीजन। तो उनके विजन बहुत सही थे जो उन्होंने सेट किया था, बट पॉलिटिक्स से पंगा लेना उनको भारी पड़ गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं इस पे बताता हूं कि 1989 पे इनके घर पे एक इनकम टैक्स रेड पड़ी थी हर्षद मेहता केस में, जिसपे कि उन्होंने एक बहुत प्यारा सा लेटर, ऑब्वियसली उनके लॉयर ने लिखा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा था कि यार देखो 4.5 करोड़ रुपए का मैंने टैक्स भरा हुआ है, 89 की बात है, आप एलिगेशन लगा रहे हो कि जो घर वर लिया हुआ है। बाय द वे ये भी मैं आपके ऑडियंस को देता हूं ये जज करने के लिए। उस समय पे 90s में 15,000 स्क्वायर फीट नरीमन पॉइंट मुंबई में आपका ऑफिस है, 15,000 स्क्वायर फीट। आप रेट निकाल के देख लो क्या होगा उस समय पे। 24 करोड़ का टैक्स भरा था, हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर था 92 के। तो क्या हो गया, 89 पे आते तो उन्होंने एक लेटर लिखा बढ़िया ड्राफ्ट करके कि यार बॉस ऐसा ऐसा सीन है, मैंने तो सब ऑनेस्टली भरा हुआ है, जो भी आपने बोला है, कैपिटल गेन टैक्स भी भरा हुआ है, सारी चीजें भरी हुई हैं, तो आप क्यों ये चीज कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली जो पार्टीज थी उनको समझ में आ गया भैया ये तो रूल्स के साथ खेल रहा है और ये क्लियर ना हो जाए। तो कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि इतने केस डालो, जिंदगी भर नहीं निकल पाए। आप जान के हैरान हो जाएंगे 2016-18 तक उनकी वाइफ और उनके ब्रदर फाइट कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग गूगल जाके कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट 70% केसेस में बता रही है कि ये लोग तो सही थे। और एक सिंपल सा कैच बताता हूं, हर्षद मेहता जी की मौत किस दिन हुई है? कोई ये सब बात नहीं करेगा, छोटा सा आर्टिकल था, जब तक वो बिग बुल थे सब सामने, देखो मीडिया को मसाला चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अब एक सिंपल सी चीज बताता हूं, हर्षद मेहता जी की मृत्यु उस दिन हुई है जिस दिन ज्यादा पुलिस फोर्स है नहीं जेल के पास, जिस दिन हर कोई बाहर की ड्यूटी पे लगा हुआ है, और यह है 31 दिसंबर, हैप्पी न्यू ईयर। जिस दिन पुलिस वाले नहीं है, सोचिए थोड़ा, जितने कम लोग उतने आसानी से काफी चीजों को अंजाम दिया जा सकता है। उनके ब्रदर सामने वाले सेल पे थे, अश्विन। इनकी वाइफ ने अलग से एक सेट बना के दिया था, वो एस्पिरिन या कुछ बोलते हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम आए तो आप दो, तो वो थोड़े समय जीवन जी लेंगे। उनको दिया गया कि यार बॉस आप जब भी कुछ हो आप इनको दे दो, थोड़े टाइम जी लेंगे। वो चिल्लाते रहे उस दिन कि दे दो, लास्ट मोमेंट पे दिया। एक हार्ट पेशेंट को चाहे जितने भी कम फोर्स हो, एक एज अ ह्यूमैनिटी, अगर मेरा हॉस्पिटल 4 किलोमीटर दूर है तो एटलीस्ट मैं एक गाड़ी करके तो दूंगा, कुछ तो दूंगा, चला चला के ले जाया गया हॉस्पिटल। कैसे जीने वाले हैं? और फिर वहां पर मृत्यु। 31 दिसंबर, पुलिस सारी गायब है, सब कोई गायब है, और अचानक से ये चीज हो रही है। पॉइंट यहां पर यह है कि स्टॉक्स उनने जो लिए वो 80 गुना आज के समय पे, तो फंडामेंटली इट वाज नॉट बैड। थोड़े बहुत देखिए यार, प्रॉफिट नुकसान इज अ पार्ट ऑफ गेम। मैं खुद बताता हूं, मैं 2 साल बीच में नुकसान में था। 2 साल अभी बीच में क्या, मैं तो स्टार्टिंग में भी 2.5 साल नुकसान था, बीच में 2 साल। प्रॉफिट लॉस स्टॉक मार्केट का एक नियम है, लेकिन इतने लंबी अवधि में अगर 80 गुना हो रहा है अप डाउन के बाद भी, तो हो गए। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे अरे यार एसी से किसी ने 10,000 पे लिया होगा तो वो तो लुट गया, क्योंकि आज तक 10,000 नहीं है। यही है, शेयर मार्केट के लोगों को नहीं पता स्प्लिट बोनस के हिसाब से। अगर किसी ने सबसे टॉप पे भी लिया होता ना, आज स्प्लिट बोनस मिला के अगर उसने 10,000 रुपए का एक शेयर लिया होता, आज उसकी वैल्यू 90,000। ओके, 9 टाइम्स तभी भी है। अगर उसने पीक पे लिया होता तब भी है। सबसे पहली बात तो आपको कहीं तो बुक करना चाहिए। 30 गुना हो गया यार साल भर में, कितना ग्रीडी हो गए। और सबसे ज्यादा लुटे कौन है? जो उधार के पैसे से पैसा लगा रहे थे। क्योंकि सब देखो, कभी भी शेयर मार्केट का एक रूल याद रखिएगा, फॉलो कीजिए, किसी को भगवान मत बनाओ। कुछ लोगों ने ना भगवान बना देता। हर्षद भाई ने बोल दिया, हर्षद अगर लिटरली अगर सड़क पे चलते हुए बोल देता था ना कि यार ये पीनट्स बड़े अच्छे हैं, पीनट रिलेटेड कोई कंपनी हो या पी भी लिखा हो, वो अगले दिन सर्किट ऊपर मार देती थी। यही 2021 या 22 में भी हुआ था, जो ऑक्सीजन वाले स्टॉक्स बिक रहे थे। एग्जैक्टली, वो लोगों को पता भी, वो एक्चुअली ऑक्सीजन बेचते भी नहीं, उसके नाम में ऑक्सीजन था। और इसी से, बिकॉज आपने ये छेड़ा हुआ है, आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कहूँगा कि हर्षद मेहता की लाइफ में नंबर 4 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। जैसे मैंने भी स्टडी किया है, उनकी ग्रो मोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसको ऐड करने पे 4 आता था।
उनके जितने भी रेट पड़ी हैं इनकम टैक्स को, ये तो 4, 13 या 22 को ही पड़ी है। और उनकी डेथ जो आपने बोली 31, दैट इज़ ऑल्सो 3+1 फर। तो जितने भी कांड हर्षद मेहता के साथ हुए हैं, हम आपके लिए स्क्रीन पे भी लिख देंगे, मैंने एनालाइज किया पूरा इनका। ये नंबर 4 वॉज चेजिंग हिम, उनको पीछा कर रहा था। और जैसे आपसे मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप भी बोल रहे थे कि उनके पंडित जी ने शायद उनको कुछ बताया था, और उसके बारे में आप ही थोड़ा बता दीजिए। तो उनके पंडित जी ने उनको क्या बोला हुआ था? एक्चुअली उनके पिताजी गए थे पंडित जी के पास, ये बिफोर हर्षद मेहता बिकेम द हर्षद मेहता। तो उनके पिताजी ने कुछ तो भी दिखाया था और पंडित जी ने बोला था कि बोले आपके पास धनराशि बहुत आएगी, लेकिन इतनी विघ्न बाधाएं आ जाएंगी अगर आपने कुछ इसका रेमेडी नहीं निकाला कि वो सारी चीजें चले जाएंगी झट से, आपको पता भी नहीं चलेगा हर जगह से। हर्षद मेहता ने इसको मजाक में लिया, बोला अरे यार ऐसी चीजें होती नहीं है। हाँ, मैं बड़े अच्छे याद आया, उस सीरीज का ही डायलॉग है कि जब जेब में हो मनी तो शनि क्या करेगा। ठीक है, और वो रियलिटी है। उनके पिताजी ने, उनके भाई ने भी बोला था हाँ। कि भाई दिखा ले, कुछ कर ले इतने रुतबे पे। क्योंकि देखिए हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने एकदम सही चीज करी, क्योंकि मैंने भी ये स्टडी करा है, बड़े से बड़ा उद्योगपति इन चीजों को मानता है, बिल्कुल मानता है। ठीक है, और जो मैं जिनको कह रहा हूँ, जो कॉमन लोग हैं उनको ही सारे डाउट हैं, उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं कि एस्ट्रोलॉजी से क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। मैं जैसे मैंने आपको बता ही रहा था कि मैंने जितने भी बॉलीवुड के या टेलीविज़न के क्लाइंट्स को कुछ भी रेमेडी बताई है, वो अगले दिन वो कर देते हैं। उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई चलो मैं किसी के यहाँ कंसल्टेशन लेने गया, ये कुछ भी बोल रहा है, मेरा नुकसान तो हो नहीं रहा है। ठीक है, वो कोई रेमेडी बता रहा है, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्यों ना है कि करके ख़त्म करके चले जाएं। ये कॉमन लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेकर अभी तक नहीं क्लियर है, लेकिन अब ये चीज़ चेंज देखने को मिल रहा है। लोग इसे इस साल से, जैसे 2023 2022 से बहुत एक्सेप्ट करने लग गए हैं, और आई होप कि फ्यूचर में करेंगे। तो इन समराइज अगर करें तो हम हर्षद मेहता को ऐसा नहीं कि ग्लैमराइज कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, हम बस दोनों साइड रख रहे हैं आपके सामने। एक साइड तो आपने देख ही ली है। उस सीरीज में भी हर्षद मेहता की शायद लास्ट एपिसोड में बोला था कि मेरे साथ बहुत लोगों ने बहुत पैसे बनाए, ठीक है, लेकिन नाम मेरा फंसा। यही जो आप कह रहे हो ना कि एक बकरा चाहिए था पॉलिटिशियंस को भी, और वहाँ के जो जर्नलिस्ट थे या जो अलग कार्टेल के लोग थे, वो हर्षद मेहता उस समय बन गए। तो ये हुआ हर्षद मेहता यार। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, हमने 92 94 कर लिया। बाय द वे हर्षद मेहता वापस आया था, वापस बहुत सारी चीज़ें करी, बट एक बार लूप में आप फंस गए तो वो हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अरे बाय द वे ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं 95 से लेके 98 99, 95 से 99। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये जो समय, अब जो 2020 का समय था, ये सबसे गोल्डन रैली था। बहुत लोग कहते हैं आपने भी पैसे कमाए, सबने पैसे कमाए, ठीक है, बट वो 95 से लेके 99 तक का एरा आज तक नहीं आया। कोई भी शेयर पे आप हाथ रखो 30-40 गुना हो रहा था। हम 2-4 की बात नहीं करें, म्यूचुअल फंड्स जो सेक्टर स्पेसिफिक बने थे वो 4-4 गुना हो रहे थे। म्यूचुअल फंड में कभी सुना है 4 गुना? ये तो परसेंटेज पे चलते हैं, 10-15% एनुअल CAGR, 4-4 गुना हो रहा है। उतने तेजी से गिरे भी थे जब एक कांड हुआ था। तो उसकी शुरुआत होती है यूएस से। यूएस में क्या हो गया कि यूएस में .com बबल का क्रेज चला। .com www. वर्ल्ड वाइड वेब, ये आ गया। सब बावले हो रहे हैं, सबको लगा दिस इज द बिग थिंग, हर कोई इस पे लगा पड़ा हुआ है। और ये चल भी अच्छा रहा था। स्टार्टिंग की जो कंपनीज आई वो बहुत बढ़िया चल रही थी। प्रॉब्लम ये हो गई, कंपनीज बढ़ गई, उतने लोग अडेप्ट नहीं कर रहे थे उतनी स्पीड में जितना लोगों ने सोचा था। सबको लगा मार्केटिंग में कॉस्ट लगाओ, बहुत ज्यादा नंबर दिखाओ, इन्वेस्टर से पैसा उठाओ। सिलिकॉन वैली तब चल रहा था, उस समय पे खतरनाक उठाए जा रहे थे। एक pets.com करके भी कुछ, तो भी एक आया था पेट्स करके कुछ आया था, वो भी बहुत चला था। मतलब आईपीओ के बाद ही वो, मतलब $1 का शेयर $70 जा रहा है। इस तरह से काफी सारी चीजें हो रही है, और 70 के बाद जीरो भी हो गया, वो बात अलग है। तो ये वाली सारी चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं, उस समय पर भारत में भी या वहां पर भी एक इधर भारत में कचरे की कंपनी थी, सीवेज ट्रीटमेंट कंपनी। उसने बोला यार हमारा शेयर चल नहीं रहा, ठीक है, शेयर चल ही नहीं रहा था, मतलब इतने सालों में 10-15% का रिटर्न दे रहा है, क्या किया जाए। उन्होंने कंपनीज की उसमें जो चेंज करना रहता है, MCA जैसे आज बोलते हैं, तब जो भी था, उधर जाके उन्होंने IT सर्विसेज लिमिटेड सामने लगवा दिया। 300% भाग गया 2 महीने में। लोग चेक भी नहीं कर रहे क्या है, IT सर्विसेज या .com लगा दिया, मतलब आप कुछ तो अच्छा ही कर कुछ रहे हो। अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अभी कुछ साल पहले क्रिप्टो कहीं लगा दो तो वो भग रहा था, करेक्ट, सेम चीज ये हो गई। तो ये बहुत चल रहा है, बाहर से पूरा माहौल आया। इधर एक बंदा भारत में बैठ के इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है। ये कोई नहीं है, इंटर्न था एक समय पे ग्रोमोर का, KP, लोग गेस कर लेंगे, गेस कर लीजिएगा आप। तो कहानियां तो बहुत है गाइज, अगर इस पे आप लोग लाइक्स अच्छे भर के देते हैं तो हम एक पार्ट 2 भी इस पे करेंगे।
तो अगर 15-20 हज़ार लाइक होगा तो बिल्कुल करेंगे हम इस चीज़ पे। तो अब केपी यहाँ पे ध्यान दे रहा है, मेरा ये कुछ है। गुरु जी से उसने एक चीज़ सीख ली थी, कुछ भी करना शो ऑफ नहीं करना। गलती एट द एंड उसने भी कर दी थी, बट शो ऑफ नहीं करना। क्योंकि हर्षद जी ने लेक्सस खड़ी कर दी SBI के सामने, 45 लाख रुपीज़ उस समय पे लोगों को अखरी, 24 करोड़ का टैक्स हर जगह हवा मचा दिया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए। हमारे देश में कुछ भी करना है शो ऑफ नहीं करना। यही जो नया सीरीज आई स्कैम 2003, 90 लाख रुपए बार में उड़ा दिए, वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। सबका वहीं पे डाउनफॉल हुआ है। और इसके लिए नहीं है, हमारे देश में कोई भी वेल्थ अगर थोड़ा सा भी पोर्ट्रे कर देगा, पता लग गया ना, उसके अगेंस्ट सब लग जाएंगे। सबको लगता है कि भाई करप्शन ही किया है, इसने गलत ही किया हुआ है। और शेयर मार्केट में तो सबसे ज्यादा, मतलब ये बंदा गलत है, झूठा है, ये है, मक्कार है, स्कैमर है, जो भी है। तो इस बंदे ने वो चीज सीखी थी, तो हमेशा एक डिस्क्रीट रहते थे। इनकी जो फादर की एक फर्म थी, वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग से डील करती थी। मतलब विदेश की बड़ी कंपनियां आ गई, उनको अगर डील करना तो उससे ब्रोकरेज का वो काम करती हैं। इनकी कंपनी का नाम था NH सिक्योरिटीज। H फॉर हरकचंद के नाम से सब चलते थे, हरकचंद हरकचंद हरकचंद। तो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल एंगल भी सीख लिया, हर्षद भाई से रिटेल एंगल भी सीख लिया था। इन्होंने एक चीज समझ ली थी कि देश में चलाने के लिए 2-3 चीजें चाहिए। आप जितने भी उठा लो हमारे देश के स्कैम, सब में 2-3 चीजें कॉमन होती है। पॉलिटिशियंस कॉमन रहते हैं, बिजनेस कॉमन रहता है, बैंक्स कॉमन रहते हैं, ठीक है, BBB। तो ये तुमने बोला बैंक्स है। इन्होंने बोला यार पिछले बार ना हर्षद भाई के केस में क्या होगा, तो कि इनको डिपेंडेंट होना पड़ रहा था किसी और बैंक में। ओके। इस बार बैंक मुझ पर डिपेंडेंट होगा। ये धीरे धीरे एक बैंक थी, उसके शेयर एक्वायर कर रहे थे। अब तो वो बैंक भी नहीं बची है। 2 बैंक्स इसमें थे, माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। इन्होंने इतने शेयर एक्वायर किए कि बोर्ड में सीट मिल गई। इन्होंने बोला कि भाई मेरे से इस हस्ताक्षर होकर चीज़ें जाएंगी अगर, तो अपना सेट है। तो पहली चीज़, उस समय का रूल था कि 15 करोड़ से ज़्यादा किसी भी ब्रोकर को आप वो नहीं दे सकते हो। 100 करोड़ का इनको साइन होके मिल रहा था, करो करो करो। अब ये लोग बोले, इन्होंने अपना बनाया K10 स्टॉक्स, कि ये 10 स्टॉक्स हैं। उसमें एक आजकल एक टीवी पे एक चैनल आता है, तो उसके आगे टेलीफिल्म्स लगा दो, वो भी था, काफ़ी इस तरह के थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं ये 10 स्टॉक्स को चलाऊंगा सबसे तगड़ा, ठीक है। और वो इसके बहुत शेयर, क्योंकि ये सारे मेनली उन्होंने एक थीम बनाई। हर बंदा एक थीम बनाता है, इसने एक थीम बनाई, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ही सेड दिस इज द फ्यूचर, क्योंकि उनको पता था यूएस में जो चीज़ चल रही है वो यहीं पे चलनी है। तो उन्होंने ना बहुत सारे शेयर्स उठाने। एक कंपनी थी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, 30 रुपए का लिया, 3000 पे पहुंचा दिया 8-9 महीने के अंदर। ओके। केपी भाई खरीद रहे हैं, केपी भाई। ब्रोकर्स के बीच में अनसेड ये वर्जन चलता था, केपी भाई तो बड़े आदमी हैं, ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ये डिस्क्रीट शांति से अपना सारा गेम खेल रहे हैं। सारा ये गेम चल रहा था। फिर एक और एंगल आया, एक डी करके है, ये लोग गेस नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कोई गेस कर ले। एक डी करके ऑपरेटर आया। बाय द वे ऑपरेटर कौन होता है? जिस बंदे के पास बहुत बड़ा पैसा हो, बहुत बड़ा नेक्सस हो, बहुत बड़ा कनेक्शन हो, वो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। आज भी काफी लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट को आप और मैं चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ऑपरेटर चलाते हैं हमारे देश का। तो वो डी करके एक ऑपरेटर था, उन्होंने एक कंपनी डाल दी, उनको सारा गणित पता था। ये और केपी साथ में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ट्रेड करते थे, तो इनको पता था, ठीक है, दोनों की दोस्ती थी। इन्होंने कंपनी डाली, केपी को बोला भाई अपनी अपनी कंपनी, अपन ही इसको चढ़ाते हैं, उसको भी चढ़ा है। मतलब बहुत ज्यादा उसमें खबरें आती थी, यूएस के साथ टाई अप हो गया, रशिया के साथ टाई अप हो गया, ये वो, कुछ नहीं हो रहा, खबरें हैं। खुद ने ही डमी कंपनीज बना दी हैं उधर। एक कंपनी बना दो रशिया में कोई अपने जुगाड़ से, टाई अप हो गया, कौन जाके चेक कर रहा है उधर? रशिया कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये चले जा रहे, इंस्टीट्यूशन का पैसा चले जा रहा है, और ये बहुत भर भर के पैसे हैं। अब जब भी बुल्स ऊपर लेके जाते हैं, दूसरा कार्टेल एक्टिव हो जाता है, दूसरा कार्टेल फिर देख रहा है। इस बार MM गायब हो चुके हैं, उनके शिष्य हैं, वो देख रहे हैं। RKD, RJ और कुछ नए किरदार आ चुके हैं इसमें। SS करके हैं, लेट्स सी कितने लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई सीरीज भी कई नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। SS एक हस्बैंड वाइफ है, SS हस्बैंड का नाम है, वाइफ है। देखो मैंने बहुत हिंट दिया है, जो बहुत डीप स्टडी करेगा वही पता कर पाएगा। सही है, आप काफी होमवर्क दे रहे हो लोगों को। होमवर्क देखिए, सीखने भी मिलेगा, समझने में मिलेगा। करेक्ट। तो ये सब मिलके इन लोगों ने डिसाइड किया भैया गिराना पड़ेगा। लेकिन इनको पता था केपी बड़ा स्मार्ट है, ये हर्षद मेहता जैसी सीन में नहीं फंसेगा। तो इन्होंने ना षड्यंत्र रचा। आप जान के हैरान हो जाओगे, इन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी? इन्होंने खुद ने K10 स्टॉक्स खरीदने शुरू करे। खरीदने शुरू किए। पर क्यों? बता रहे हैं, इसको कहते हैं डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी मतलब आप लेके अपने पास रख रहे हो। ये इसलिए खरीद रहे थे, ये जब खरीद रहे थे, 3-4 महीने का पूरा प्लान था, क्योंकि
वो दिखाना चाहते थे केपी को कि सेंटिमेंट पूरा ऐसा बन गया कि भाई तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सब तेरे साथ खरीद रहे हैं। ये रिटेल आम जनता को खरीदने नहीं दे रहे थे, क्योंकि रिटेल पे सब कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अपने ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप समझ लो बिजनेस एक्सपेंस लगा रहे थे अपना, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। इधर से खरीदे, बाकी अपनी पार्टी कोलकाता से लेके सारे लोगों को बोला है तुम बाकी सारे एरिया से बाकी स्टॉक्स जो K10 नहीं है उनमें बेचने के फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन बना के रखो, जिस दिन आएगा उस दिन हम गिरा डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल माहौल बनना है। ठीक है, फिर यशवंत सिन्हा जी का बजट आया। ठीक है, अब इन लोगों के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में K10 स्टॉक्स हैं। अब केपी एक गलत करने वाला है, एक गलती जो उसको, दो गलतियां होंगी, एक पहली गलती इधर होगी, केपी बोल रहा है, अब केपी को ना अंदर से पता है कि मैं ऑल इन हो चुका हूं, इतना कर्जा उठा लिया है जो मेरे को पता है। ठीक है, मैं बोर्ड पे बैठा हूं बट आज ने तो कल तो पैसे देने हैं, और यह 30 रुपए की चीज 3000 पे लेगा जिसकी वैल्यू 100 भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये बबल फट सकता है। उसने पहली 3 गलतियां करी। पहली गलती, एक विदेशी था मॉर्बिस या पता नहीं कुछ नाम, तो उसने एक रिपोर्ट छाप दी थी विदेशों के लिए कि ये .com बबल ये फट जाएगा, नहीं बचेगा, और बहुत दिमाग वाला बंदा था जिसको सब मानते थे। इसने इग्नोर किया, बोला अरे छोड़ो यार, हमारे देश में हमारा हाथ चलेगा। ठीक है, तो सबने बोला छोड़ दो। अब क्या हो गया, जैसे उस दिन बजट आया, पहले इन लोगों ने ओवरऑल मार्केट में बिकवाली शुरू करी। दूसरी, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग K10 स्टॉक्स की मार दी। पहले इन लोगों ने अपना ऑफलोड कर दिया। अब जब 4-5% गिर रहा है, पब्लिक भी देख रही है यार कुछ तो गड़बड़ है, पूरा मार्केट गिर रहा है ना, अब सिर्फ K10 नहीं गिर रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ब्रोकर्स को कॉल आ रहे हैं, सब अपने शेयर बेच रहे हैं। क्या हो गया, रातों रात अगर मान लो 100 रुपए केपी के लगे हैं, वो 70 पे आ चुके हैं। ये पैनिक में आ गया, और पैनिक में इसने एक बटन सेल का दबा दिया। तो उसी बजट के दिन पे एक का एक बहुत बड़ा फॉल हो गया, जिसके कारण सीबीआई से लेके सारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उनके दिमाग में आ गया, क्योंकि एक दिन में अचानक से, जबकि कुछ बुरा इतना बोला नहीं गया था, क्यों फॉल आया, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो। फिर डिगिंग इन की गई तो ये पता लगा, लेकिन ये शायद तब भी थोड़ा सा बच जाते। तीसरी गलती, फाइनल गलती, जो गुरुजी से इनको सीखना था, इन्होंने बोला यार नेटवर्क अपन को अच्छा बनाना है, थोड़ा बिगड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ पॉलिटिशियंस का भी पैसा, ये शायद इनके पास ऐसा सुनने में आया था मैनेज कर रहे थे। तो आप किसी का भी पैसा ले लो, अगर पॉलिटिशियन का लिया, किसी भी पार्टी का लिया, हम किसी को पक्ष विपक्ष नहीं कर रहे, तो आपने रेड लाइन तो क्रॉस कर ली है, अब आपको अच्छा ही रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सेंटिमेंट को रिकवर करने के लिए 2000 या 2001 में मलाड में एक बहुत बढ़िया बीच पार्टी देते हैं मलाड के पास। 4-4.5 करोड़ की पार्टी थी वो, बर्थडे पार्टी पकड़ लो आप। बॉलीवुड के बड़े एक्ट्रेसेस आए उस समय पे जो चलते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये हैं। ये बस पहुंच गया ब्रोकर्स तक, गलत कर रहा है, हम लोगों को हमेशा शांत रहना चाहिए। दिस इज एन अनसेड स्टोरी, जो हमेशा दलाल स्ट्रीट पे कहा जाता है कि आप हमेशा ड्राउन रहो, इनफैक्ट आप हमेशा लोगों को दिखाओ कि मैं नुकसान में हूं। लोग गाली देंगे, भले आप शांति से रहो। ये एक बहुत क्लियर कट टैक्टिस रहता है जो बहुत लोग अपनाते हैं। बेसिकली विनम्रता और प्लस कि मैं गरीब हूं, हाँ यार मैं नुकसान में हूं, इस तरह से। पर इनने ये जब पार्टी करी तो ये बस थोड़ा फैल गया, एजेंसीज लगी, इन पे ब्लेम आया, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे सौदे पड़े, ऐसे डिफॉल्ट हो गया, एक स्टॉक एक्सचेंज उड़ गया। इनके ऊपर रेगुलेटर ने निकाला कि आप 10-12 साल तक ट्रेड नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि सुनने में आया वो तब भी कर रहे थे दूसरे कहीं से, जो भी है। तो ये हुआ, तो ये 2000-2001 में था। अब पता है एक डिफरेंस बताता हूँ, हर्षद मेहता के टाइम पर और केपी के टाइम पे, ये मैं नहीं, दलाल स्ट्रीट के लोग और उस समय पे जितने लोग निवेशक थे, आप देखते होंगे कि हर्षद मेहता को जिस थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, केपी को शायद उतने रिस्पेक्ट से नहीं देखते, क्योंकि हर्षद मेहता ने लेजिट पैसे कमवाए थे। हाँ, जब हर्षद मेहता को रिस्पेक्ट मिलती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर्षद मेहता की जब भी बात होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन केपी पे इतना नहीं, क्योंकि हर्षद मेहता ने पैसे बनवाए थे, खुद के ही नहीं बाकियों के भी। केपी के केस में कहा जाता है कि मोस्टली उसी ने बनाया, और उसी ने जो किया था वो ऐसा नहीं था, उसको देख के लोग काफी कॉपी करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन किसी ने ऐसा बहुत ताबड़तोड़ पैसा नहीं बनाया। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। और एक डिफरेंस है, हर्षद मेहता और केपी में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस, हर्षद मेहता जमीन से आए विदाउट एनी गॉडफादर। केपी के 3 गॉडफादर थे। कौन कौन? पहला एचएम खुद, क्योंकि इंटर्न उनके अंदर ही थे। करेक्ट। दूसरा एचएम के जो भाई थे अश्विन मेहता, जेल के अंदर से उन्होंने बोला था ये बच्चा अच्छा कर रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान रखो, सिखाओ इसको, धंधा पानी सिखाओ, आगे अच्छा कर सकता है। तीसरा एक पल्लव सेठ करके थे। तो पल्लव सेठ को काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी। पल्लव सेठ थोड़े रंगीन मिजाज के थे,
क्योंकि रंगीन लोग ही फिरंगियों के साथ उठना बैठना उनका अच्छा रहता था। तो वो जो मार्केटिंग और पीआर वाला एंगल था ये था। तो केपी के पास 3 गॉडफादर प्लस उनका तो फैमिली बिजनेस इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का था। हर्षद मेहता का कोई नहीं था। तो ये कुछ एक मेजर डिफरेंस था। बट एट द एंड केपी का फाइनल जो जिसके कारण हुआ वही काश गुरुजी से सीख लिए होते, वही सेम गलती। 2001 का समय 4 करोड़ की एक बढ़िया सी पार्टी थ्रो की गई है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आए हुए हैं और हल्ला गुल्ला हो गया कि भाई कोई बंदा है जो अपने पैसे का शो ऑफ कर रहा है। बस वहीं पे। बाय द वे काफ़ी लोगों को नहीं पता कि केपी जेल गए थे 91-92 के आसपास, नॉट बिकॉज ऑफ द स्कैम 92। कैनफिना म्यूचुअल फंड करके एक कांड था, उसमें थे। आप इंटरनेट उठा के देख लो, आपको उनके हार्डली कोई इंटरव्यू दिखेगा, हार्डली। दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बिग प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। वो लोग इतने वो रहना चाहते हैं। बाहर लोगों को लगता है कि यार ये कुछ नहीं कमा रहे होंगे, नुकसान में होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में वो इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं। एक और कांड हो गया था केपी के टाइम पे जो जिसमें रिटेल को बहुत नुकसान हुआ था। एक UTI 60 शायद नाम था, 60-61 कुछ नाम था। उस टाइप का एक 97 से लेके 99 के बीच में एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का घोटाला हुआ था। उस समय पे क्या हुआ था कि काफी ज्यादा पब्लिक को बोला गया था कि बहुत बड़ी कंपनी है, फ्लोट कर रही है, आप इस पे अप्लाई करो। पहली बात, बहुतों को नहीं पता था लॉक इन पीरियड है। दूसरी बात क्या हो रही थी कि उनका केपी के साथ टाई अप था। तो क्या हो रहा था कि जिस स्टॉक की वैल्यू, ऐसा समझिए, जिस स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए पे भी होगी, ठीक है, वो केपी को 20-30 रुपए में दिए जा रहे थे एट द कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। एक समय पे वो एक महीने के अंदर 4000 करोड़ के घाटे में आया था और बहुत बवाल मचा था। ये UTI 60 या US 60 करके कांड था। तो ये हो गया 2001। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे चलते। देखो घोटाले तो बहुत होते रहते हैं अपने देश में, लेकिन अब आते हैं एक मेजर, एक ऐसा सीन जो ग्लोबल सिनेरियो से चला था, जिसके कारण शायद सब खत्म होने वाला था। पूरा फाइनेंशियल मार्केट अक्रॉस द ग्लोब खत्म हो जाता। यह था 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसको एक संक्षेप में एकदम ऐसा समझते हैं कि एक आम आदमी भी समझ सकता है। आज अगर आप और मैं, अच्छा, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं बिफोर आई एक्सप्लेन यू। हमने 1920 की जब बात करी थी तो हमने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट थी उस समय पे, जो रेगुलेटर थे, वही लोग बचाना चाहते थे लोगों को, लेकिन उन्हीं के चक्कर में डूब गए क्योंकि मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दी थी, इंटरेस्ट रेट घटा दिए थे। जितने क्रैश हुए ना, ये कोई स्कैमर नहीं करता, कोई ऑपरेटर नहीं करता। आप अगर आंकड़े नापोगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, ये सब की मिली भगत है। 2008 की शुरुआत भी ऐसे हो गई थी। काफी लोगों को लगता है कि नहीं लेमन के कारण हुआ है। इसकी कहानी की शुरुआत हो गई थी लेट 90s में। यूएस में जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उनने एक चीज निकाल दी है, हर घर सबके पास होना चाहिए। घर सबके पास होना चाहिए कि भाई सबका एक सपना होता अपना घर हो, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, क्योंकि सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट एकदम कम कर दो लोन का। इनफैक्ट 6 साल तक लोन ऐसे लोगों को दिया गया जो बैंक को भी पता है कभी लौटा नहीं पाएगी। अगर आपकी 10,000 की सैलरी है, आप 2 करोड़ का बंगला खरीद सकते हो लोन से। आपको भी पता, आप कभी नहीं, जीवन भर आपकी 7 पुश्तियां निकल जाएंगी, नहीं कर पाओगे। बट भैया लोन देना है, लोन देना। अब आप सोचोगे बैंक्स दे क्यों रही थी जब वो नहीं कर सकते? क्योंकि एक कंसेप्ट निकल आया। ये फाइनेंशियल नेक्सस बड़ा खतरनाक होता है। CDO नाम की एक चीज निकल के आ गई, कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन। इसका अर्थ होता है, मान लीजिए इस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 में से सिर्फ 2 लोगों की औकात है कि वो लोन रिपे कर सकते हैं, बाकी 6 की नहीं होंगी। हम सबके लोन को मिक्स कर देंगे और एक बंडल बना के बेचेंगे। जैसे मार्केट में नॉर्मल चीज चलती है ना, आलू जैसे हम खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाला कभी कभार क्या करता है कि भैया अगर 10 आलू हैं, 4 सड़े आलू भी चिपका दिए तो क्या जा रहा है, कुछ कुछ सब्जी वाले करते हैं, किसको पता लग रहा है, वो तो ओवरऑल ले रहे हैं। तो ये करे जा रहे थे। प्रॉब्लम ये थी, सब बिके हुए थे। रेटिंग एजेंसी इसको भी A+ दिए जा रही है, पैसे खिलाए गए, रेटिंग एजेंसी A+ दे रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक बोल रही है अरे लिए जाओ लिए जाओ। ये कभी ना कभी तो फटना है। 1000 रुपए की प्रॉपर्टी 50,000 में बिक रही है, 1000 रुपए का। और ये भारत में भी होने लग गया क्योंकि एक कंसेप्ट चला, रियल एस्टेट तो कभी फट ही नहीं सकता। हमारे तो पुश्तौनियों ने बताया हुआ है कि भैया रियल एस्टेट तो ऊपर ही जाना है, दे दिए। आपके नोएडा गुड़गांव में लोग खरीदे जा रहे हैं। अभी भी ऐसे काफी सोसाइटीज हैं जिसमें उस समय पर खरीदा हुआ है ना, आज तक उनको वो भाव नहीं मिला है, इतने भाव चल रहे थे। तो ये लिए जा रहे, किसी को पता नहीं क्या चल रहा। अब देखिए, हर बबल कहीं एक पंक्चर लगता है, वहां पे फटता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, सब लिए जा रहे हैं, CDO वाला कंसेप्ट चले जा रहा है। एक बंदा अपने कमरे में बैठ के देख रहा है, अगेन बेयर कार्टेल, पता नहीं सारे बेयर कार्टेल ही फोड़ते हैं, माइकल बूरी नाम का बंदा।
वो देख रहा है ये बुरी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ये चीज़ें टिकने नहीं वाली हैं। तो वो अपने बंदों को भेजता है, जाके चेक करो यार क्या चल रहा है। वो जाके देखते हैं जो घर वर बिके हुए हैं, जो इतने सारी चीज़ें हुए हैं, आधे घर खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली पड़े हुए हैं? क्योंकि जिस बंदे की 10,000 की सैलरी थी उसने घर तो लोन पे उठा लिया। अब क्या हो गया, अब इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लग गए। जो आपने 2% पे लिया था वो आज 18% का हो रहा है। वो बोल रहा है यार मेरी तो हैसियत ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा, छोड़ो घर छोड़ के चलते हो। आपके इस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, एक घर खाली रहा, 2 घर खाली रहा, 50, 100, 1 लाख। अब क्या हो गया, अब तो बैंक को कहीं से तो पैसे वसूलने पड़ेंगे, अब इसको बेच के वसूलेंगे। लेकिन अब मार्केट में खबर पहुंच गई कि भैया वो 10,000 का घर है ही नहीं, वो तो 1,000 रुपए का घर है, अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है। खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये बबल को इनने नोटिस कर लिया। मजाकिया चीज ऐसी हो रही थी, कुछ लोगों ने ना विला लिए थे जिसमें स्विमिंग पूल थे। वो इतने टाइम से बंजर पड़े हुए थे और रिवर से कनेक्टेड थे, कुछ इतने खंडर पड़े थे कि अंदर क्रोकोडाइल घूम रहे हैं। ओहो, कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्रोकोडाइल बढ़िया घूम रहे स्विमिंग पूल में, आप सोचो इस तरह का सीन है। तो ये बोला बंदा कि भैया ये तो नहीं है। तो 2005 से ही ना वो बंदा सोच रहा था शॉर्ट कैसे बनाए, बेचे कैसे। तब कोई शॉर्ट का मैकेनिज्म नहीं था, क्योंकि कोई अगर बोलता था ना हमको शॉर्ट करना, उस पर हंसते थे अरे क्या है। तो उस समय पे जो इंश्योरेंस कंपनी थी AIG, जो सबसे बड़ी, वो इंडिया, US, UK, दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री को उसी ने इंश्योरेंस देके रखा है। चाहे आप स्टील बना रहे हो, चाहे ऑयल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सबको लपक इंश्योरेंस। क्यों? ये सब कुछ हरियाली है भाई, पैसे तो आने ही है, आज नहीं आएंगे 10 साल बाद आएंगे, दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। तो सबसे ज्यादा वाट इसी की लगने वाली थी। इनको देख देख के कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने क्या बोला, देखो शॉर्ट तो आप नहीं कर सकते, हम इंश्योरेंस दे देते हैं। इंश्योरेंस आप खरीदते जाओ महंगे में, 10 रुपए का इंश्योरेंस हम 100 रुपए में देंगे, क्योंकि इनको तो कॉन्फिडेंस है और सामने वाला भी बोल रहा है दे दो। वो हंस रहे हैं कि क्या बेवकूफ, 100 रुपए का प्रीमियम भर रहा है। पर उनको नहीं पता इस बंदा 2005 से 8 तक ये करता रहा, और 8 में ये बबल फटा 2-3 चीजों से। पहले बियर्स एंड स्टर्न्स करके एक था, वो गया, फ्रेडी में करके गया, वो गया। अब है ना, मैंने क्या बोला कि ये क्यों हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम करके रखा था, सबको घर दे दिया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छा चाहती थी, लेकिन उसी ने वाट लगानी शुरू कर दी, जिसका लूप होल का बहुतों ने फायदा उठा लिया। घर वालों ने, लोन वालों ने, रियल एस्टेट वालों ने, क्रेडिट एजेंसीज बिक गई, हर कोई बिक गया। पॉलिटिकल सिग्नेचर करके चलाना था। उस टाइम पे जो विदेशी सेंट्रल बैंक चलाते थे वो खुद स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी थे, तो उनको भी आंकड़े पता थे क्या करने। तो उन्होंने सबके साइन किए जा रहे हैं। अब जो लोग शांति से, जैसे माइकल बुरी हो गया और कुछ लोग थे, वो देख रहे थे भाई साहब ये तो पूरी इकोनॉमी, क्योंकि एक तरीके से आप ऐसे समझ लो अमेरिका की ये हालत हो गई थी कि 1 रुपए अगर कमा रहा है अमेरिका तो 100 रुपए के कर्ज में। 1 रुपए कमा रहा है 100 रुपए के कर्ज में, टेंशन में सब कि ये फटना है। अब बारी आ गई लेमन की, क्योंकि लेमन ब्रदर्स ने, जो कि करीब 150 साल पुरानी कंपनी होगी, एक बहुत ही नामी ग्रामी चल रही है, उनका CEO बड़े जोश में, अरे हमारी तो डूबेगी नहीं यार, हमारी नैया कैसे डूब सकती है, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो वो बड़े चिल वाले उसमें, लेकिन उनने अपने पूरी बैलेंस शीट में उनके बस टॉक्सिक एसिड भरे हुए हैं। मतलब काफी सारी चीजें उनके बुक्स में ऐसी हैं, मतलब कर्जा है, एक तरीके से समझो कर्जा ही कर्जा है और कुछ नहीं। तो एक मीटिंग बिठाई गई, एक क्लोज रूम पे मीटिंग बिठाई गई, उसमें 12 बैंकर्स को बुलाया गया मेन। उनमें से उस समय पे करीब 4 से 5 बैंकर हमारे इंडिया के थे, NRI थे, मतलब बाहरी कंपनी थी, NRI थे। उन लोगों ने इंटरनली डिसाइड कर लिया कि भैया इसकी तो नैया डूबने वाली है, हम नहीं बचाने वाले, हम अपनी नैया कैसे बचा लें, क्योंकि एक रिपल इफेक्ट होगा ना। आप हमारे देश के एग्जांपल से सोचो, एक बड़ा बैंक गिरेगा, क्यों नहीं गिरने देते बैंक्स को, क्योंकि एक गिरेगा डर के मारे, जो बैंक रन हमने वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में, वो सब जगह होने लग जाएगा ना। आज समझो सब, चाहे मेरा वो उस बैंक में नहीं है, किसी और बैंक में, मैं तो भागूंगा ना कि भैया भरोसा नहीं, मैं जेब में, क्या पता, मैं सारी जेब में रखूंगा, मेहनत की कमाई है मेरी। और 1929 सबको याद आ जाता है कि भैया ये तो हो गया था, और ऐसे हुए हैं बहुत बार। तो इनको डर था, तो इधर बोल दिया सेंट्रल बैंक ने, भैया तुम अपनी अपनी नैया बचाओ, हम एक बेल आउट दे देंगे। बेल आउट सबसे बड़ा जुमला है। बेल आउट का मतलब क्या होता है, कंपनीज टू बिग टू फेल जो होती है, जो बहुत बड़ी हो जाती है, उनको गवर्नमेंट कभी ना कभी बचा लेती है। इतिहास गवाह है, हमारे देश में एक बैंक गिर रही थी, अचानक से एक मीटिंग बिठाई गई, एक इंश्योरेंस कंपनी और हमारे देश की एक बड़ी PSU कंपनी ने उसको भी बचा लिया कि भैया डूबने नहीं दे सकते, सरकार गिर जाएगी। दूसरी बात है कि आप कुछ भी कहीं पर भी देख लो, बड़े बैंक्स को बचाया जाता है। तो इस चक्कर में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला भाड़ में जाए, लेमन को डूबने दिया। खबर आई भारत में पहली बार जिस दिन लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, इतिहास में किसी ने नहीं देखा था, 3 इंडेक्स में लोअर सर्किट लगे, मतलब सेंसेक्स खुलते ही 3 बार ठक 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 लोअर सर्किट, 12:15 के बाद ट्रेडिंग बंद। लोगों के हालत टाइट। मतलब आप ऐसे समझो कि आपने फ्राइडे को 100 रुपए का शेयर लिया होगा,
आप अगले दिन तक आते हो वीकेंड के बाद, आपका 50 रुपए का शेयर हो गया, 1 महीने की भी देरी नहीं है, ऐसा हो गया। 3 लोअर सर्किट, FIS, हर जगह हाहाकारी मचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सेल हुआ। अब यहां पर हमारे देश में एक दूसरा पंगा हो गया। अब आती है यहां पर एक और कहानी। यहाँ से मुझे याद है शायद इस पे एक मूवी भी बनी है, बिग शॉट नाम से। बिग शॉट, बिल्कुल वो अगर आपको डिटेल में जाना तो मूवी आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनाई, और हर्षद मेहता, और उसके बाद KP की, और उसके बाद अभी ये एक मुझे बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है, हिस्ट्री इज़ नेवर काइंड टू दोज हु ट्राई टू प्ले गॉड। जिनको भगवान बनने की आदत हो जाती है, इतिहास ने हमेशा उनको पटका है। ठीक है, सो ये एक पैटर्न है जो हर जगह देखा जाता है। बिल्कुल सही पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, क्योंकि आगे चल के भी हर पैटर्न में ये चीज सेम आ रही है। तो हम आते हैं भारत में। भारत में क्या हो रहा है? भारत में बन रहा है भारत का अगला बिल गेट्स। एक बंदा उठ रहा है हैदराबाद से, बहुत नाम शाम हो रहा है उसका, खतरनाक। उस बंदे का इतना रुतबा है, आप उसके कमरे में जाओगे तो उसके पास 70 से 80 जूतों के पैर हैं, और मिनिमम कॉस्ट 25-30 हज़ार का एक पैर जूता, मिनिमम 1.5-2 लाख तक जाते हैं, मतलब गुची, अरमानी, इस तरह से बड़े बड़े। वो बंदा लग्जरी कार के नीचे उतरता नहीं है। 15, 8, 20 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बुला रहे हैं उसको। फॉर्च्यून 500 ने उसको 8 बार सबसे बड़ा अवार्ड दिया हुआ है। वो बंदा हमारे देश में एक कंपनी चलाता है जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। IT की कंपनी, हर जगह पॉजिटिव वाइब मची हुई। बस उस नसीब किस तरह फूटता है आप सोचिए। उस बंदे ने हर जगह माहौल बना के रखा है कि भैया बढ़िया IT सर्विस चल रही है, खतरनाक तरीके से चल रही है, हर जगह ये हो रहा है। मजेदार बात है, उसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, जो बाकी IT कंपनीज है, वो एक आध क्वार्टर में नुकसान पोस्ट कर रही है, इनके नुकसान हो ही नहीं रहे। पूरी पब्लिक पॉजिटिव, इंस्टीट्यूशन पॉजिटिव, रेटिंग एजेंसी पॉजिटिव। कुछ लोगों को बस 2-3 चीजें नहीं पता थी। 7,500 फेक रिसिप्ट इनने इंटरनली अपने बनाए हुए थे। उसके बाद एक बोलते हैं, विदेशों में भी काफी कंपनीज होती हैं, इसको अगर संक्षेप में बोलो, अपनी ही डमी कंपनीज बनाई हैं, अपनी ही ड्राइवर्स, काम करने वाली बाई, आया, इन सबको CEOs बना दिया है। उन सबको दिखा रहे हैं सैलरी के भैया 2-2, 3-3 लाख के हैं, हर महीने खुद 18 करोड़ की सैलरी निकाल रहे हैं इनके नाम पे। मतलब अपने ही बंदों को बिठा दिया और उनकी सैलरी पूल करके एक जगह पर आ रही। और इस पैसे को कहां डाला जा रहा है? इस पैसे को डाला जा रहा है एक कंपनी में जिसका नाम है मेटियस। अब ये मेटियस क्यों? क्योंकि ये बंदा इंटीग्रिटी वाला है। बोले मैं टेढ़ा काम करूंगा तो टेढ़े नाम से करूंगा। सत्यम को अगर आप उल्टा कर लो ना तो मेटियस होता है। तो बोले उल्टे काम में इससे करूंगा। देखो इंटीग्रिटी है बंदे के अंदर। तो वो बंदा मेटियस से सारे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको देखिए, जब एक बंदा एक रुतबा पे पहुंच जाता है उसके कनेक्ट्स बहुत बन जाते हैं। उसको पता लग गया कि हैदराबाद मेट्रो आने वाली है, तो मेट्रो जब भी आएगी उसके आसपास की जमीन तो बढ़नी है, कौड़ियों के भाव में खरीद रहे हैं। अब इसके लिए पैसा कहां से आएगा? रियल पैसा। तो अपनी असली कंपनी के प्रॉफिट बड़े फेक दिखाते जाओ, सबको पैसा खिलाते जाओ। एट द एंड सेंटिमेंट बढ़ेगा, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, वहां से मैं पैसा निकालूंगा इधर डालूंगा, वहां से पैसा निकालूंगा इधर डालूंगा, पर वो पैसा कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा। अरे तो भैया मेरा जब मेट्रो आ जाएगा, रियल एस्टेट का दाम एक का जब 40 गुना पे बेचूंगा, वहां से निकालूंगा, इधर भी अपना प्रॉफिट भी होगा। ये था प्लान। बट पीछे से वो लेमन क्राइसिस आ गया ना 2008 का, कोई जमीन खरीदने को तैयार नहीं। अब इनकी हालत टाइट। जो खरीदने भी वाले थे उनने भी रोक दिया, क्योंकि जब क्राइसिस चलती है उस समय पे सब, अरे भाई 3 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, फिर देखेंगे। 2 साल 3 साल रुकने का समय नहीं है, पूरा मार्केट हीटेड अप है। इन्होंने देखा, तब एक विसल ब्लोअर वो होता है जो आवाज उठा देता है, किसी ने पकड़ लिया इंटरनली, उसने सीधे भेज दिया कि बेटा मेरे को सब पता है, तुम खुद ही के कंप्यूटर बना के खुद ही के अकाउंट्स के फर्ज कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम यहां से सैलरी उठा रहे हो अपने काम के लिए, मैं एक्सपोज कर दूंगा खतरनाक वाला, खतरनाक, तुम अंदर जाओगे। इसने बोला यार इससे पहले कि दूसरे लोग बोले, एक ही है मैं अपना कन्फेशन खुद कर लूं। शेयर होल्डर मीटिंग हो रही है, सब एक्साइटेड है क्योंकि उसे पता ही नहीं है भाई इस बार भी जबरदस्त क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, सर पे पैसा लगाएंगे। कॉल लग रहे हैं ब्रोकर को, अरे उठाओ, सत्यम है भैया, तो ऊपर ही जाना है, 526 530 का प्राइस है। वो आके खड़े होके बोलते हैं दोस्तों मैंने आज तक जितने काम किए वो सब फर्जी है, हमारी कंपनी प्रॉफिट बनाई नहीं है 9-8 साल से, हम सब फर्जी फेक रिसिप्ट बनाते हैं, फेक वो बनाते हैं, हमने सबको पैसा खिलाया हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। लोग देखते रहेगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। 1 महीने भी नहीं होगा, 2-3 हफ्ते के अंदर वो 500 समथिंग का शेयर 6 रुपए पे आ गया। 6 रुपए निकलने का मौका नहीं मिल रहा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड उसमें पैसा लगाए, इंडिया के बिल गेट्स थे भाई, सब लगाए हुए हैं। और
यहाँ पर फाइनली जब कन्फेशन हुआ, फिर उनको अरेस्ट किया गया, इनके थ्रू लिंक्स निकाले गए कि क्या 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 है। बाद में टेकम जो एक बहुत बढ़िया कंपनी है, उन्होंने कॉडियो के भाव में इसका टेक ओवर किया। तो ये एक उधर जो विदेश में कांड हुआ उसका रिलेशन यहां पर पड़ा और ये निपटा। ये हो गया 2008-2009, यहां पर ये सारी चीजें निपटी। तो अभी तक हमने हर्षद मेहता देख लिया, हरिदास मुंद्रा से शुरू करा था, हर्षद मेहता पे हम आ गए थे, हर्षद मेहता के बाद हम केपी पे आ गए थे, सत्यम पे आ गए। अब कहानी थोड़ी सी 2010 के बाद की कहानी। 2010 बीच में तो बहुत ऊपर नीचे हुआ। किंगफिशर के साथ भी एक ही प्रॉब्लम थी। आपको पता विजय माल्या के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो गई? शोबाजी करते थे वो भी। और सबसे बड़ी शोबाजी कब हुई थी पता है? विजय माल्या के हवाले लगे पड़े हुए, ठीक है। वो भाई साहब लंदन अभी गए नहीं है, देखिए एट द एंड सबको लंदन जाना है, ठीक है, लंदन गए नहीं है। तो उनके पेरोल से उनने 80% लोगों को निकाल दिया। पायलट्स वायलट हड़ताल वड़ताल चल रही, टीवी पे देखा होगा आपने, खतरनाक। भाई को चैन नहीं है, वो शायद बच सकते थे। उनने आखिरी कुल्हाड़ी अपने पाँव पे खुद ही मारी। उनका 50 या 55th बर्थडे था, गोवा में अपने विला में पार्टी रख रहे हैं। बाहर से शकीरा हिप्स डोंट लाई को बुलाया जा रहा है, एनरिको को बुलाया जा रहा है 4-4 करोड़ रुपए देके कि मेरा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। वहां पे लोग पिनक गए कि बॉस हमको सैलरी देने के तेरे पास पैसे नहीं है और तू इधर शकीरा हिप्स डोंट लाई लेके आ रहा है, एनरिके लेके आ रहा है, क्योंकि उस टाइम चल रहे विदेशी लोग। तो लोगों का दिमाग खराब, पॉलिटिक्स घुस गया, गए वहां पर फंसे। पॉइंट सिंपल सा था, अगर वो उस टाइम पे शोशाबाजी नहीं करते तो बच जाते हैं। जैसे हमारे देश में 2 उद्योगपति है जिनमें से एक बहुत बड़े हैं और दूसरे के हवाले निकले हैं, लेकिन ना उनको लंदन जाना पड़ा, ना उन पे कोई बहुत बड़ा केस हुआ, बस इसलिए क्योंकि उनके बड़े भैया ने उनको सिखा दिया कि बेटा तू शांति से बैठे रहे, हवाले निकल गए तो शांति से बैठा। अब मजेदार उसमें केस बताता हूँ, लोग नाम नीचे गेस कर ले मैं कौन 2 भाइयों की बात कर रहा हूँ। छोटे भाई ने जहां से कर्जा लिया था अपनी कंपनी के लिए, बैंक्स ने मना कर दिया अब तुमको और 1 रुपए 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, तुम्हारे एसेट आधे से भी ज्यादा कम दाम के हो गए। बड़े भैया का एक एग्रीमेंट था छोटे भैया के साथ कि 10 साल तक हम तुम्हारी इंडस्ट्री में नहीं घुसेंगे, जो कि शायद टेलीफोन वाली इंडस्ट्री थी। जब उनको इस इंडस्ट्री में घुसना था और उनको एसेट रेडीमेड चाहिए था, उसी बैंक से जो छोटे भाई को लोन देने से मना कर रही है, उसी बैंक से लोन लेके उन्होंने वही एसेट खरीद ली। और फिर वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है, सबको पता है, वो समझ जाएंगे। मैं भी उसका सिम यूज करता हूँ। अच्छा अब चलते ही 2-3 सिम है। बाय द वे टेलीकॉम का भी 92 में बहुत बड़ा था। अच्छा हर्षद मेहता के केस में आपने कभी सोचा, वो पीएम वाली आपने बात बोली, उधर तक उनको लिंक किसने किया था? ये मैं बूझो तो जाना, मैं छोड़ के जाने वाला हूं, ठीक है। उस समय पे भी आज के समय के एक टेलीकॉम लीडर है, वो पॉलिटिकल कनेक्ट बना के दिए थे हर्षद मेहता को। ये बहुत कम लोगों को पता है। आज के टेलीकॉम के वन ऑफ द लीडर्स हैं। पक्का समझ गए होंगे, देखते हैं कितने लोग समझ गए। समझदार जनता है हमारी, समझ जाएगी। लेट्स सी। नहीं तो आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा ना समझाने के लिए। पार्ट 2 तो देखिए लाइक्स अगर आ गए अपने 15,000 तो अपन तो करेंगे इस पे और भी खतरनाक। तो ये हम आ गए, हमने हिस्ट्री में ऊपर अप एंड डाउन 2008 कर लिया है, हम 2010-15 तक आ गए हैं। तो अब थोड़ा सा अपन फ्रेश जाते हैं। 2008 तक हो गया, सहारा आएगा इसके बाद। हाँ सहारा है। सहारा का थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए सहारा के केस में भी जो आपने गॉड वाली बात बोली ना, जब भी वो फीलिंग आ जाए तब ये होता है। सहारा क्या हुआ था, सहारा में जो सुब्रत रॉय थे वो अपने आप को भगवान समझने लग गए कि भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, अपने नाम की सिटी चल रही है, अपने नाम की टाउनशिप बना ली है। इनफैक्ट सहारा सॉन्ग कर दिया था उन्होंने, सहारा एंथम। आपको बताऊं जिस दिन उन्होंने फाइट किसके साथ, सीधे डायरेक्ट रेगुलेटर के साथ कर लिया। सेबी जब इनके पीछे पड़ी कि बेटा तुमने कांड किए हैं, तो उन्होंने बोला मैं सेबी को मुंह तोड़ जवाब देता हूं। सेबी ने बोला कि हमको तुम एड्रेस और अता पता दो तुम्हारे इन्वेस्टर्स का, कि तुम उनको समय समय पे पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इन्होंने खुन्नस में क्या किया, 4 ट्रक भरवा के डॉक्यूमेंट्स भेज दिया, लो भैया लगे रहो, हमको भी पता है तुम्हारे पास मैन पावर नहीं है। चैलेंज कर दिया, ईगो हट कर दिया। ऐसे पीछे पड़ी सेबी, ऐसे सब लोग पीछे पड़े कि जेल में जाने। जेल में जाने के बाद भी सुब्रत रॉय कहे, उन्होंने किताब लिख दी कि मैं एक देशभक्त हूं और मुझे फंसाया गया है। आज यस काफी सारे लोगों को पैसे वापस मिल रहे, बहुत सारे लोग अभी भी फंसे पड़े हुए उसमें, लेकिन वो एंड तक समझते रहे मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जिस दिन उनका जेल जाने का समय आने वाला था, एक ऑडियंस बुलाई गई, सारे लोगों को एक ग्राउंड पे बुला के सहारा एंथम करवाया गया कि हम लोगों की यूनिटी इतनी है, देश भी हमको नहीं हिला सकता, ये सारी चीजें, मैं भगवान हूं। लोग पांव छूते थे, वो हाथ ऐसा दिखाते थे। तो ये बहुत ज्यादा, तो ना हर स्कीम, हर स्कैम में द मोमेंट आप सोचते हो कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं भगवान हूं, आपका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। सहारा के केस में भी हुआ, किंगफिशर के केस में भी यही हुआ।
नीरव मोदी के केस में भी क्या हो गया था, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो ये समझने लगा कि मैं डायमंड किंग हूं। लोग, अच्छा बाय द वे ना, सबका एक लिंक होता है। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर भारत के स्कैम में एक लिंक है। कैसे? HM हर्षद मेहता के केस में हर्षद मेहता ने किया, उसके बाद आगे चलने वाला स्कैम उन्हीं के इंटर्न ने किया, KP ने, ठीक है, उससे रिलेटेड। जो नीरव मोदी ने स्कैम किया वो उन्हीं के एक गुरुजी थे जिनने पहले गीतांजलि जेम्स में किया था, चोकसी नाम के थे, उनका नाम आया, ठीक है, दोनों पीढ़। DHFL एक घोटाला हुआ था, जो कंपनी डीलिस्ट हो गई, NBFC की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी, जाके उनके प्रमोटर की हिस्ट्री देखिए, वादवास। HDIL करके एक कांड हुआ था, उसमें भी उनका कनेक्शन था। अभी हाल फिलहाल में एक सिलिकॉन वैली बैंक करके SVB, बहुत रिसेंट क्राइसिस आया था, इसकी मैनेजमेंट और CFO में टीम में कौन बंदे थे? जो लेमन ब्रदर क्राइसिस में थे, सेम कंपनी के लोग इसमें थे। आप अगर लिंक करते हो तो ट्रेस हमेशा मिलता है। प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने ग्रीडी हो जाते हैं कि हम लोग ये देखने की कोशिश ही नहीं करते। हम सोचते नहीं सब जब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं सबका एक लिंक बैठा है। तो ये तो सहारा का केस। अब थोड़ा और ज़्यादा फ्रेश आ जाए। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से नीरव मोदी आपने नाम ले ही लिया है। अब वो शायद वो एक रिपोर्ट आई थी H नाम से, और हमारे देश के हुंडुनबर्ग करके कुछ चल रहा था। हाँ जी, उसकी वजह से एक शेयर, एक क्या पूरी कम्युनिटी ऑफ शेयर्स बहुत बढ़ रहे थे, फिर अचानक से गिरे थे। नाम हमें नहीं पता कौन है, दोस्त अच्छे हैं उनके थोड़े। तो बिल्कुल देखिए, शेयर मार्केट में जो भी बंदा था, वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं, फंडामेंटली सबको पता था कि फंडामेंटल्स इसके इतने अच्छे नहीं है। हैरानी की बात है, अब कोइंसिडेंस हो सकता है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कि एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स भी एक ही टीम को मिल रहे हैं, इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, ये बेसिकली सारे कैपिटल इंटेंसिव हैं। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, गॉड मतलब क्या होता है? भगवान होते हैं, करेक्ट। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ये गॉड का वर्ड पहले ऑलमाइटी और ये चलता था, ये इंटरेस्टिंग है, अगेन इसमें काफ़ी डिबेट होता है। ये बिजनेस वालों ने एक सदी में निकाला था ये वर्ड गॉड। क्यों निकाला था मैं बताता हूँ, ताकि हम इस पर लिंक कर सकें। तो जब आप पकड़ लीजिए, जब इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, उस समय पे जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, तो ये निकाला गया था कि भाई दुनिया को सिर्फ 3 चीजें चलाती हैं। अफ्रीकन एरियाज में चले जाते थे तो माइनिंग काफी रहती थी, सोना बहुत निकलता था, गोल्ड बहुत निकलता था। अरेबिक कंट्रीज पे जाते थे तो तेल बहुत निकलता था, ऑयल बहुत निकलता था। और उस समय पे तीसरा एंगल जो चलता था वो था डायमंड था। G फॉर गोल्ड, O फॉर ऑयल, D फॉर डायमंड, गॉड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। ये एक नरेशन कोड निकला था। और वही चीज आज भी कैपिटल इंटेंसिव, आप देखो, गोल्ड रिजर्व्स चाहिए, जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स वो है। ऑयल रिजर्व्स, ओपेक की मीटिंग प्राइस क्रूड ऑयल का पूरा हिला देती है ऊपर से नीचे। डायमंड, उसका फेयर वैल्यू कोई सेट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस बंदे के हाथ में डायमंड है वो बड़ा व्यक्ति है। आपको समझना पड़ेगा, यस आज समय बदल गया, इंटरनेट इज द किंग, AI इज द किंग, लेकिन उस समय पे ये चल रहा था। तो हमारे इधर भी आप देखोगे, जितने कैपिटल इंटेंसिव देश को चलाने वाली चीजें कहीं ना कहीं पता नहीं एक ही ग्रुप को क्यों जा रहे थे। लेकिन एक सवाल उठेगा कि इस ग्रुप के तो दूसरे भी एक खास दोस्त हैं, है ना, दूसरे भी, उनको क्यों नहीं? क्योंकि राजनीति में आप जितने भी बड़े बन जाओ, आपको राजनीति के ऊपर नहीं आना चाहिए। और ये दूसरे केस में हो रहा था। समवन बिकमिंग सो पावरफुल कि आप हमारे इशारों पे ना नाचो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि एक पार्टी ने इतना तक कह दिया था कि हमारे देश का पूरा कर्जा मैं माफ करवा दूंगा, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, अगर मेरे पिताजी की फोटो सारे नोट पे आ जाए। तो सामने वाली पार्टी भी अच्छी है, सब दोस्त हैं, सब एक ही एरिया के हैं, सब अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मित्र हैं, सब अच्छे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इस देश को चलाना है, दुनिया को चलाना है, एग्जाम्पल है, तो मेरी जो ज्यादा सुनेगा मैं उसके पास रहूंगा, ज्यादा उसको ज्यादा सपोर्ट करूंगा, रादर देन जो मुझे इंडिकेशन देगा कि ये करो, वो करो, ये करो। ये वाले चड्डी बड्डी थे इन पॉलिटिकल फ्रेंड के साथ में, स्कूटर वूटर में घूमते थे। ये आज की बात नहीं है, 15-20 साल की दोस्ती है। तो वो दोस्ती इतनी गहरी थी, तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, लंबी अवधि में डिविडेंड्स अच्छा देते हैं, रिटर्न्स अच्छा देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 15-20 साल पुराना है, पोर्ट्स बिक रहे हैं सस्ते दाम पे, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी इंडस्ट्री सेटअप हुए। देखिए आप और मैं ना, इन लोगों ने जो मेहनत करी वो कभी नहीं ले सकते, क्योंकि इनने डेवलप करा, सब करा है। लेकिन हाथ सबके गंदे हैं, सिंपल सी बात है, हाथ सबके गंदे हैं, इधर भी गंदे हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ने कुछ लूपहोल्स निकालने की कोशिश करे। सुनने में आ रहा है कि ये रिपोर्ट के भी पीछे से हाथ शायद इनके दूसरे दोस्त का ही था। क्योंकि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात शायद नहीं करी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, रेस हमेशा टॉप की होती है।
और अचानक से आपको टॉप से सेकंड बना दिया जाए कुछ समय के लिए, तो नंबर गेम है आप। क्योंकि देखिए यार, पैसा तो इन लोगों ने इतना कमा लिया ना कि 100 पुश्तियां आप चल जाए। लोग सोचते हैं कि इतना पैसा कमा के क्या करोगे, क्योंकि नाउ इट इज नो मोर मनी गेम। ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे याद आया कि अभी मैं पिछली पॉडकास्ट पे ही बात कर रहा था राधा कृष्ण पिल्लई जी के साथ, कि जब आप इतनी पावर और पैसे को देख लेते हो तो आपके मन में बस एक ख्याल रहता है कि मुझे अब अमर बनना है। अमर बनने का मतलब मेरा नाम अब हर जगह होना चाहिए। यही चीज़ आप कई आइंस्टीन के साथ हुई थी। आइंस्टीन ने खूब पैसा खूब नाम कमा लिया, फिर आइंस्टीन को अमर बनना था कि हर जगह मेरा नाम हो, हर जगह मैं जाना जाऊं। ऐसे ही सिचुएशन आप हर जगह दोगे तो जो आप कह रहे हो ना कि सब कुछ तो हो गया यार, अब क्यों इतना कर रहे हो, शांति से बैठो एंजॉय करो लाइफ को, नहीं अब मुझे अमर बनना है। अमर होना है, अपुनिज भगवान है वाला सीन। तो ये वाला स्टेटस आया तो कहीं ना कहीं वही होता है, मतलब कार्टेल्स बनते हैं। ये बिजनेस का वो साइड है जो खुल के आके कोई बताएगा भी नहीं और बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये गेम पीछे पीछे से चल रहा है। इसी को मैट्रिक्स कहते हैं बाय द वे, जो आजकल बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे। यही है मैट्रिक्स, कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। सिंपल सा मैं 2-4 स्टेटमेंट दे देता हूं, आप खुद समझोगे इसकी कितनी गहराई है। ठीक है, मेहनत आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, 15-16 घंटे कर रहे हैं, बट क्यों कुछ लोग ही अचानक से ऊपर चले जाते हैं? ये भी मैट्रिक्स का केस है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही बंदे को देने लग जाती है? ये भी एक मैट्रिक्स का गेम है। क्यों ऐसा होता है कि आप लोगों को आज भी यही बताया जाता है, आम जनता को, कि सिर्फ पढ़ोगे लिखोगे बनोगे विद्वान, खेलोगे कूदोगे बनोगे डम? लेकिन आप देख लो, दुनिया इतिहास गवाह है। हमारे देश के सबसे बढ़िया क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सबसे ज़्यादा नहीं पढ़ाई करी है। सलमान खान सबसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है। सल्लू भाई हर जगह चलते हैं। धीरू भाई अंबानी जी, आपको सबको पता है, नहीं पढ़ाई करी है। मुकेश जी ड्रॉप आउट है बाहर के। ठीक है, तो सक्सेस जब हमको बोला जाता है कि पढ़ने से लिखने से ही बनेंगे, ये सब तो छोड़ के आए। स्टीव जॉब्स, एप्पल जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, छोड़ के आए हैं। आप जितने भी देख लो। तो पॉइंट ये था कि ये सारी चीज़ें, तो जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद ये ऊपर नीचे गया, इसमें भी राजनीतिक चला। एक एस्पेक्ट होता है हेज फंड्स। एक बहुत बड़ी पार्टी इनके पीछे लग गई जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। वो फंड करते हैं काफ़ी सारे। वो ना देखिए, एक होता है स्टॉक मार्केट वाले जो सिर्फ स्टॉक्स को हिलाते हैं। ये स्टॉक्स नहीं हिलाते हैं हेज फंड वाले, ये देश हिलाते हैं। इनका हाथ हर किसी पे है, पॉलिटिकल पार्टीज पे है, एनजीओज में है, हर जगह। जॉर्ज सोरोस, बाय द वे आप लोगों को बता दूं, 1992 का समय था। ये व्यक्ति को मूड बना, इन्होंने कुछ चीजें देखी कि पाउंड वीक हो रहा है, पाउंड को इतना बेचा, एक दिन में $1 बिलियन कमाया, और इनको कहते हैं द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड को नीचे लेके आ गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड के लोग हाथ जोड़ दिए, अरे भाई बंद कर दे भाई। माना जाता है थाई को भी इनने तोड़ा था। बहुत सारी करेंसीज इनको रेडर बोलते हैं। रेडर क्या, ये रेडर्स के बाप है। प्लस 90+ है, अभी भी चैन सुख नहीं है। रिपोर्ट्स काफी आई हैं कि भारत में भी सरकारों को तोड़ने जोड़ने में इनका बहुत बड़ा वो है। ये इतने बाहर की पार्टी है। अब कुछ लोग सोचते हैं क्यों है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऐसी रहती है। वही है ना, भगवान बनना है, अमर बनना है। तो ये नाजी के टाइम से इनने देखा हुआ है, नाजी जो बोलते थे, थोड़ा बहुत वो देखा हुआ है। तो वो कुछ होता है ना बचपन से, KGF टाइप की, भाई हमने सहा है तो अब हम देखो, हम अपना रुतबा दिखाएंगे। बहुत बड़े बड़े। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाहर के प्रेसिडेंट क्यों बने, बताइए क्या लगता है आपको, क्यों बने होंगे? बिलियनियर है, पैसे बहुत हैं। ठीक है, पैसे हैं। अब मैं बताता हूँ, वो भी ट्रेडर्स और स्टॉक मार्केट वालों ने बनाया था। कैसे, मैं बताता हूँ। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका करके एक कंपनी है जिसका मेन माइंड ना एक ट्रेडर का है, एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर है, जो कि पहले रेजोनेंस टेक्नोलॉजी में काम करते थे, जो जिम साइमंस चलाते हैं। 66% का उनका एनुअलाइज CAGR रहा है 33 साल तक। वॉरेन बफेट से ज्यादा बड़े वो ट्रेडर है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता। तो क्या होता है, एक लेवल के बाद ना शौक बड़े अलग रहते हैं। जैसे ये बड़े जो हेज फंड मैनेजर्स रहते हैं, इनके शौक कैसे हैं? जैसे आपका और मेरा था कि चलो मूंगफली शेंगदाना खा लें। ये लोग बोलेंगे कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा यार देखो मार्केट में सबसे बढ़िया हेलीकॉप्टर कौन सा मिल रहा है, लेके आ जाओ यार। अरे ये मजा नहीं आया यार, दूसरा हेलीकॉप्टर लेके आ, पटक दो यार, कितना 100 करोड़ का ना, पटक दो। ये इनके शौक है। एक बार चलते चलते ट्रैफिक में फंस गए तो खरीद लो यार, बोइंग खरीद लो, सीधे बैठेंगे, उसमें जाएंगे, फ्यूल जो लगे लगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये इतने बड़ी पार्टीज है। मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें कोई एक शॉपिंग ऐप था, नाम एकदम से याद नहीं आ रहा है, पर जैसे हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं ना, वो अमीरों के भी अमीर जो हैं उनके लिए वो ऐप बना हुआ है। समझ गया मैं समझ रहा हूँ आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं। उसमें यही होता है कि मुझे यार्ड लेना है या फिर मुझे प्राइवेट जेट लेना है। यॉट तो पुराना हो गया, मेगा यॉट लेते हैं। यॉट तो 300 करोड़ इनके लिए सस्ता हो और गया। उस ऐप को डाउनलोड करके, मतलब मेंबरशिप फीस ही इतनी ज्यादा है कि जो लोगों की सालाना सैलरी हो सकती है, सालाना बिजनेस का टर्नओवर हो सकता है। आपको एक चीज पता है, डिज्नीलैंड जो है
वहां पर एक सीक्रेट कार्टेल बैठता है, हर 20 साल में वो लोग मिलते हैं, उसी क्लब की मेंबरशिप का कॉस्ट ही 18 करोड़ है। 18 करोड़ आप दो सिर्फ मेंबरशिप के लिए, लेकिन वहां पर आप सोचो किस तरह के लोग आते होंगे। 18 करोड़ मेंबरशिप 20 साल में एक बार मिलने के लिए अगर आ रहे हैं, तो ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स। कॉन्स्पिरेसी ये कहती है कि इल्यूमिनाटी हो सकती है। इल्यूमिनाटी साइन बना देना, इल्यूमिनाटी। तो आप कभी मिलो ऐसे लोगों से जो मतलब 500 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं? खरीदने वाले नहीं, लेकिन उतने हैसियत वाले तो मिले, आपके दिल्ली में ही मिले हैं। कोई स्टोरी वहाँ की? यार ज्यादा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी दिल्ली में एक 28 या 29 साल का एक लड़का है जिसको कहते हैं पावर ब्रोकर। इसका काम सिंपल सा है, ये आपसे और मुझसे तो बात ताल्लुक भी ज्यादा नहीं रखेगा, सिर्फ हाय हेलो है, ठीक है, उतनी भी मेरा क्लोज नहीं है, हाय हेलो है। इसका काम है कि देखिए, आपको अगर मान लीजिए आज प्रॉपर्टी खरीदनी है गुड़गांव में, तो आप अपने दोस्ती यारों से बात करोगे, वो बिग मैजिक ब्रिक्स और ये जो भी है इस पे देखोगे। लेकिन ये मिलियनर बिलियनर तो सीधे 800 करोड़ की प्रॉपर्टी 1000, और ये तो ऐसे लिस्टिंग थोड़ी होती है, ये मिलना आसान नहीं है। इसका काम है कि मिलियनर, मल्टी मिलियनर, मतलब एटलीस्ट आपकी हैसियत 500-1000 करोड़ के ऊपर है, उन्हीं के साथ उठना बैठना है। आपको जब एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको अगर एक बहुत बड़ी हीरोइन के साथ डेटिंग करनी है, तो ये वो ब्रोकर है, पावर ब्रोकर, इसका कमीशन लेता है। तो और 28-29 साल का लड़का, आपके दिल्ली का है वैसे। तो इस तरह के काफी, अब आप लोग सोचोगे कि यार ये तो कुछ भी है, ये लोग कभी भी स्क्रीन के सामने नहीं आएंगे, शांति से अपना काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हिला रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये लोग क्या से क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट बिकॉज इल्यूमिनाटी की हमने एक थोड़ी सी बात करी है, छेड़ी दी है, तो हल्की सी में करते हैं। माना जाता है कि आज तक जितनी चीजें घटित हो रही हैं वो इनके चक्कर में ही हो रही है। नेचुरल डिजास्टर बनाना भी इन्होंने खुद ने इन्वेंट कर लिया, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे। माना जाता है एरिया 51 जो एरिया जिसमें सबसे ज्यादा एलियन की स्पॉट किया गया है, उसकी भी इंटरेस्टिंग एक कन्विक्शन है। आई नो ये थोड़ा सा दूसरे साइड गया, लेकिन आप एरिया 51 को ग्लोब में 360 डिग्री अगर घुमाओगे तो वहां पे सबसे ज्यादा एलियन एनकाउंटर हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है, और आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, मैग्नेटिक फोर्स है, वो भी 360 डिग्री घुमाओगे तो उधर सेकंड सबसे हाईएस्ट एलियन एनकाउंटर है। अब वो एलियन है नहीं है उस पर अपन बात नहीं कर रहे, लेकिन सब बोलेंगे ये कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी थिंकिंग में, हमारी थिंकिंग बड़ी लिमिटेड है। हमारे लिए दरवाजा जो होता है, डोर होता है, वो ऐसा ही है, खोला, अंदर गए, बाहर गए। जरूरी थोड़ी सबके लिए दरवाजा वैसे ही हो, बहुतों के लिए हो सकता है सी के थ्रू दरवाजा जा रहा है, एयर से निकल रहा है। तो एनीवेज हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जो स्टॉक मार्केट पे है, ये है तो कुछ ही लोग करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, स्टॉक मार्केट को केवल 3 बड़ी एंटिटीज कंट्रोल करती हैं अक्रॉस द ग्लोब। एक होता है ऑपरेटर, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, वो एक मैसेज में हिला देता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कंपनी थी इन्फीबीम, एक व्हाट्सएप मैसेज से अगले दिन 75% गिरा दी एक दिन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है जो कभी इतना नहीं गिरता, एक दिन में 75% गिरा दी एक व्हाट्सएप मैसेज में। पावर ऑफ ऑपरेटर। आप और मैं इनके सामने कुछ नहीं है। इन्होंने आज सोचा इसको गिराना है तो गिरा के तबाह कर देंगे। पहला इंसान है ऑपरेटर। दूसरा है इंस्टीट्यूशन। ये बड़े बड़े जो हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, FII इन्फ्लो हो रहा है 2000, 5000, 10,000 करोड़, ये होते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन। इनके कॉल पे बात चलती है, कल ये उठाना है, कल ये गिराना है, आपको पता भी नहीं चलेगा, गेम हो जाएगा। आप जब तक जाओगे तब तक तो शेयर चरम सीमा पे होगा, फिर बोलोगे यार मैं तो फंस गया यार। दूसरा हो गया इंस्टीट्यूशन। तीसरा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस। 2020 का कोरोना क्राइसिस हो रहा है, मार्केट बुरी तरीके से गिर रहा है, अचानक से एक इंश्योरेंस कंपनी को कॉल लगता है और एक बैंक को कॉल लगता है, फॉल थम जाता है, वो लास्ट बॉटम बना है, उधर के बाद से हमेशा ऊपर गया है। म्यूचुअल फंड कंपनीज को बुलाया गया, खरीदो, हमने बोला है खरीदो, एक कॉल जाता है बस दिल्ली से। किसका? वो ऑडियंस समझदार है, उसी दिन बॉटम बनता है। सेम चीज हुई है 92 में, सेम चीज हुई है 2000, सेम चीज हुई है 2008, लेकिन ये बाहर बताना नहीं है किसने करा है। अभिषेक जी, इतनी सारी आपने घोटाले स्कैम्स की बात करी, मन थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि यार हमारे तो हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे तो पावर में कुछ है नहीं, तो सब ऊपर बैठे लोग खेल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन है या ऑपरेटर हैं, तो यार मैं इस मार्केट में जाऊं ही ना, वही उसी में अच्छा है। तो थोड़ा पॉजिटिव मेन क्रक्स बता देते हैं। इंसान हो या फिर बाजार हो, अंत में जाना ऊपर ही है। इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, क्या पता नहीं आपने नोट किया है, क्योंकि हम थोड़ा समेशन की तरफ पे आ रहे हैं। पहला कांड हरिदास मुंद्रा H, दूसरा हिंदुजा ब्रदर्स H,
तीसरा हर्षद मेहता एच, चौथा हरकचंद केतन पारे की कंपनी। उसके बाद हमारे देश का जो नेक्स्ट क्राइसिस हुआ था हैदराबाद एसोसिएशन से आया था। उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हमारे देश के डोमेस्टिक कोई भी क्रैश आता है उसकी शुरुआत एच से होती है, पावर ऑफ एच। तो अगर आपको जानना है कि अगला क्रैश कौन हमारे मार्केट में ला सकता है, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से नहीं बोल रहा, हमारे मार्केट से, तो अगला एच ढूंढ लो, कमेंट्स में बता दो, हो सकता है वो कोई एच हो। तो ये हुआ इस चीज पे। अच्छा, आपने क्या सवाल पूछा था इस पे? पॉजिटिव नोट पे कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि पॉजिटिव नोट कि भैया इतना वो है। देखिए ये सारी चीजें सिर्फ हमारे देश में नहीं चलती, विदेश में भी चलती, ये भी चलती। चल लोग पैसा कमाते हैं और हमारे देश में कमाएंगे, उसका मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमारे देश को करीब करीब लग गए 40 साल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में, अगले 20 साल लगे 2 ट्रिलियन बनने में, 3 ट्रिलियन हम 5 से 6 साल में आराम से प्रॉपर एक बन गए। माना जा रहा है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कि $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अब हमको 8 साल है बस। तो पहली चीज है 3 ट्रिलियन से हम 10 ट्रिलियन, जो कि ऑलमोस्ट 3x वहां से हो रहा है। तो पहली चीज है, रिपोर्ट्स भी कह रही, इकोनॉमिक्स भी कह रही, ऊपर तो जाना है भारत को। अब ये क्यों जाना है, इसका सिंपल सा रीजन है। पहला रीजन है डेटा। डेटा एक्सेसिबल हो गया है, अवेयरनेस मिल रही है, काफी लोग लॉजिकल चीजें कर रहे हैं, इस तरह के पॉडकास्ट देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं काफी चीजें। डेटा की एक्सेसिबिलिटी, आज गांव में बैठा बंदा जो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता, वो यूट्यूब के सहारे वो चीजें सीख सकता है जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले नहीं सीख सकते। पहला हो गया ईज ऑफ डेटा। डेटा सस्ता हो चुका है, पहले इतना सस्ता नहीं था। जब 2G 3G 4G हम सबको पता, हमने कितनी मशक्कत की है, सस्ता हो गया। पहला हो गया डेटा। दूसरा एक जिस पे मेरे सबसे ज्यादा भरोसा है, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। ये क्या होता है इसको समझिए। चाइना जब बढ़ा था, चीन जब बढ़ा था, उसका सबसे बड़ा फैक्टर था उनकी पॉपुलेशन। दे धनाधन पॉपुलेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? पहली बात, उधर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट के साथ सबसे ज्यादा चीजें चलती है। सबसे ज्यादा इनोवेशन कौन लेके आता है? यंग पॉपुलेशन लेके आती है। सबसे ज्यादा कंजम्पशन कौन करेगा? देखिए मर्सिडीज और BMW आपको और मेरे को ही लेनी है। सिंपल सी बात है। 75 के बाद शायद हमारी इतनी इच्छा नहीं होगी, जब तक शुगर डैडी ना बनना हो या जो भी हो, तो 70-80 पे हमारी इतनी इच्छा नहीं होगी। कंजम्पशन भी यही करने वाला है। तो इंडिया के पास भले ही वो अभिशाप है, लेकिन वो हमारे लिए प्रोबेबिलिटीज भी बढ़ा देता है। इनोवेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, हम भले ही जितना भी कर ले, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। साथ में इनोवेशन के साथ साथ चाइना देखिए अब सफर कर रहा है, क्योंकि अब वो बोल रहे हैं कि 1 चाइल्ड पॉलिसी कैंसिल हो गई है, अब करो। उन्होंने 1 चाइल्ड पे कैप लगा दिया था, पर अब वो, क्योंकि अब उनके पास ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। हमारे पास, इंडिया के पास एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, इसलिए एक रैपिड ग्रोथ आ रहा है। नेक्स्ट, ये जो चीनी लोगों ने चमगादड़ खा के जो उत्पाद मचा दी थी, उसके बाद इससे पहले ना देखिए क्या होता है, कोई बड़ी इंडस्ट्री को एक स्विचिंग कॉस्ट बोलते हैं। स्विचिंग कॉस्ट मतलब होता है एक देश से दूसरे देश जाने में या एक चीज करने से थोड़ा वो परहेज करते कि यार पैसे लगेंगे, जब तक चल रहा है चलाने दो। ये जो चमगादड़ वाला किस्सा हुआ, उसके बाद जो लोग सोच भी रहे थे जाने का, वो अब एक्टिव हो गए। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंडिया। ऑलरेडी एपीआईज की जगत में, फार्मास में जो एपीआईज बोलते हैं, जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं, उसमें चाइना में 2017 से काफी सारे प्लांट्स बंद होके वो आ रहे हैं इंडिया में। फार्मा की जगत में भी हम यहां पर आ रहे हैं। तो ये हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड। तीसरा, टैक्स इवेजन कम हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं बच गया, खत्म हो गया, नहीं। देखो इंडिया है तो काला धन और ये सब तो होना है, लेकिन इवेड जो कर रहे थे उसकी संख्या यहां पर कम हो गई है। यंग पॉपुलेशन हो गई है, टैक्स की इवेजन कम हो गई है, स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में पता लग रहा है कि लंबी अवधि में भारत में पैसा लगाओ। मैं स्टॉक पे लगाने नहीं बोल रहा हूं, भारत उर्फ इंडेक्स पे अगर आप पैसा लगाते हो तो कहीं ना कहीं उसको ऊपर जाना है। तो आप देखिए धंधली क्या होगी, स्टॉक स्पेसिफिक होगी। धंधली या जो भी ऊपर नीचे रहो, स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन वो बेकार स्टॉक बाहर निकल के एक अच्छा स्टॉक तो आएगा ना अंदर। तो एट द एंड सेंसेक्स तो जाना ही है ऊपर है। और भारत जब सोता भी है तब भी 6% से ग्रो करता है। तो इट डजेंट मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी कम्स, इट डजेंट मैटर हम क्या कर रहे हैं, हम सोते वक्त भी 6% से तो बढ़ेंगे। इट्स जस्ट दैट पॉलिसीज अच्छी बनती है तो हम 4% और ज्यादा बढ़ जाएंगे, 10%। कितने भी स्कैम आए, हर्षद मेहता, KP, कितना भी आए, लेकिन आज भारत तब भी ग्रो किया। आज हमारा सेंसेक्स 60,000 टच कर चुका है। अभी कुछ लोगों की वीडियोस में देख रहा तो 1 लाख का भी अनुमान लगा रहे आने वाले 10 सालों में। डोंट बी सरप्राइज, आप खुद देखो 12,000 से 20,000 ऐसे करके आया है तो वो 1 लाख भी आएगा। प्रॉब्लम ये होगी, देखिए लोग पैसे कब गवाएंगे, जब आप ग्रीड में चीजें 20-30 गुना हो गई उसके बाद भी आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, वो गलत है। जब आप देखा देखी में कि YouTube में वो भैया ने बोल दिया, चलो भले अभिषेक भाई ने बोल दिया ये खरीदने के लिए, आप उसको ब्लाइंडली खरीद रहे हो, आप बेवकूफी करो। मैं तो बोल रहा हूँ किसी का मत सुनो,
एनालिसिस अपनी खुद करो। तीसरी है कॉमन सेंस एनालिसिस करो ना। मैं अपना बताता हूँ, एक निवेश किया था, आई डोंट माइंड, डिस्क्लेमर, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो क्या हो गया था कि आज से 2014 या 16 की बात होगी, तो उस समय पर ना लोग गेस भी कर लेंगे, एक कंपनी के खाने के पदार्थ में लिखा लेड निकला, बड़ा बवाल मचा, अरे लेड निकला अब तो खरीदेंगे नहीं, इनके कॉम्पिटिटर आ गए, हमारे नूडल्स में लेड नहीं है, आप ले लीजिए, इस तरह के काफी ऐड चले, लेकिन टेस्ट उनका अच्छा नहीं था। तो मैं बोला यार, मैंने इसकी हिस्ट्री देखी, सिर्फ कॉमन सेंस, विदेशी कंपनी है, पैसा बहुत है इनके पास, लीगल वीगल कहीं ना कहीं 1-2 साल में निकल जाएंगे, 6,000 रुपये इनका स्टॉक आ गया, मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं देख रहा हूं स्टूडेंट लोग ब्लैक में 200 रुपए में वो 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं। मतलब एडिक्शन इतना है, स्टूडेंट नहीं छोड़ सकता भाई, एग्जाम है कल, रात को यही बनेगा हमारे रूम पे, 200 का पैकेट दो, 100 का पैकेट दो, ब्लैक में बिक रहा है, डिमांड अभी भी चल रही है, आज भी लोग खा रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट में बन जाता है, तो वो हो गया। तो मैं सोचा यार ये गजब है, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा था हमारे देश की एक चीज पे, वो है आबादी। क्योंकि वो कंपनी एक और चीज बनाती थी जो आज भी हर बच्चे को 6 महीने तक के बच्चे को देते हैं, वो होता है सेरेलैक। ओके। मैंने बोला देखो, इंडिया की प्रोडक्शन तो नहीं रुकने वाली, ये बढ़ेगा, और घर में आज भी क्वालिटी के नाम पे वही खिलाया जा रहा है। मैंने बोला एक सेगमेंट खुदा ना खास्ता बंद भी हो गया तो उनके चॉकलेट्स हैं, वो दूध में मिलाने का है, ये इतनी सारी चीज़ है। मैंने बोला लगाते हैं। आज वो 19-20 हज़ार पे मैं देखता भी नहीं, बस ऑडिट के टाइम पे देखता हूँ, मेरा वो कैपिटल फ्री हो चुका है, डिविडेंड से फ्री हो चुका है, वो अपने आप चल रहा है। तो पॉइंट है, आप बहुत बार सिर्फ कॉमन सेंस, आप दुकान पे जा रहे हो, आप जाके देखो भैया कौन सी दुकान में कैसे, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ, देखो कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चीज चल रही है, आप वो देखो। आप एक बात बताओ, आप अरुण जी आज से 30 साल पहले भी ब्रश कर रहे थे, 25 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल बाद ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा ना, लिक्विड आ जाएगा, फिर स्प्रे आ जाएगा, यही होगा ना। लेकिन कंपनी लीडिंग वही 2-3 दिखेंगी आपको जो तब भी चल रही थी, आज भी। तो कॉमन सेंस, इसको स्कटल बट मेथड बोलते हैं। कॉमन सेंस लगा के आसपास के लोगों को देखो, वो लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस पर हेल्प लगाओ। पेंट की कंपनी आज भी दिवाली में अगर हमारे घर पे पुताई होती ना, 2-3 ब्रांड ही है, आप अगर सोचोगे वही 2-3 ब्रांड है। एशियन पेंट की अगर मैं बात करूं, अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एशियन पेंट आज तक का, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, एशियन पेंट आज तक का सबसे बड़ा कंपाउंडर है, 40,000% का रिटर्न 40 साल में दिया है। ऐसा भी कहा जाता है एशियन पेंट अब पेंट की कंपनी नहीं रहेगी, वो डेटा की कंपनी बन चुकी है, उसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है। चलिए अभिषेक जी, बहुत चीज़ें आपने बताई और हम इसको अब एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म भी कर दिया हमने। आपके पास बहुत नॉलेज, और ये उन्हीं के पास होती है जो पैशनेट होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो आई गेस आप शेयर मार्केट के लिए काफ़ी पैशनेट हैं। हमने इस पूरे पॉडकास्ट में पहले ही बोला था आप लोगों को कि हम ये इसका थीम ही रखेंगे हिस्ट्री का, और इन्होंने बहुत सारे जेम्स, मुझे बहुत सारी चीज़ें इनमें से नहीं पता थी, मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है अभिषेक जी से। अब आप मुझे कमेंट में, एक तो आपको काफ़ी सारा होमवर्क मिला है, वो भी मुझे आप बताओगे कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि वो जो हिडन नेम है वो क्या हो सकते हैं। दूसरा, अभिषेक जी को हम दोबारा ज़रूर बुलाना चाहेंगे। आप किस किस टॉपिक पे अभिषेक जी से स्टोरी सुनना चाहेंगे या हिडन स्टोरी सुनना चाहेंगे, वो भी आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अभिषेक जी एस्ट्रो पंडित के शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। राधे राधे। राधे राधे।